Hello everyone. Now let's start with a relatively simple chapter, income from other sources. Income from other sources को हम रेसिडुअल हेड भी कहते हैं, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल पॉइंट यह है कि जो इनकम टैक्सेबल है एग्जेम्प्ट नहीं है, तो इनकम टैक्सेबल है का मतलब इट इज कवर्ड बाय डेफिनेशन ऑफ इनकम सेक्शन 2 क्लॉज 24 एंड इट इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर एनी ऑफ द सेक्शंस ऑफ द एक्ट, जैसे कि सेक्शन 10, 11 वगैरह में एग्जाम भी नहीं है. तो इनकम है और एग्जाम नहीं है तो वो टैक्सेबल है. अब 5 हेड्स है हमारे पास: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन. ये जो पहले 4 हेड है ये डिफाइन करते हैं कि कौन सी तरह की इनकम इन हेड्स में टैक्सेबल होगी. सो दे आर कॉल्ड एज स्पेसिफिक हेड्स. तो अगर ऐसी कोई इनकम है जो इनकम तो है, एग्जाम भी नहीं है, और वो इनकम ये चारों हेड में कवर भी नहीं होती, तो फिर वो इनकम कहां पे टैक्स होगी? तो वो इस हेड में टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेस. तो वो है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 56. सेक्शन 56 यहां चार्जिंग सेक्शन है, तो उसका सबसेक्शन 1 जो है वो कहता है कि इनकम ऑफ एवरी काइंड which is not exempt from tax and is not covered by any other head, कोई दूसरे हेड में कवर नहीं है, तो फिर वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेस. तो ये जो क्लॉज है 1 यानी सबसेक्शन 1, इसको हम जनरल क्लॉज कहेंगे या इसको रेसिडुअल इनकम्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं इनको? रेसिडुअल हेड ऑफ इनकम. रेसिडुअल यानी जो कहीं नहीं जाएगा वो यहां पे आएगा, सिंपल. उसके बाद है सबसेक्शन 2 जो कि स्पेसिफिक नेचर का है. उसमें क्या लिखा है? द फॉलोइंग इनकम्स शैल ऑल्सो बी चार्जेबल अंडर दिस हेड. तो सबसेक्शन 2 जो है वो स्पेसिफिक नेचर का है और उसमें स्पेसिफिकली कुछ 10-11 एंट्रीज है, और ये 10-11 टाइप की जो इनकम्स है ये स्पेसिफिकली इस हेड में टैक्सेबल होगी. ओके, स्पेसिफिकली यही हेड में आएगी अदर सोर्सेस के अंदर. तो चलो ये लिस्ट अपन देखते हैं एक एक करके. तो ये जो लिस्ट है सबसेक्शन 2 के अंदर, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वैसे तो और 2-3 इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, और वो है डिविडेंड. सबने सुना होगा डिविडेंड. और डिविडेंड में ऐसा है कि डिविडेंड हमेशा एट ऑल टाइम्स अदर सोर्सेस के अंदर ही टैक्सेबल होगा. इवन इफ कि आपका बिजनेस है डीलिंग इन शेयर्स या इन्वेस्टमेंट, और वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, क्योंकि जो आपके स्टॉक इन ट्रेड में जो शेयर्स है उस पर डिविडेंड आएगा कभी कभी अगर आप होल्ड करके रखते हो तो, और उस बीच में अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो वो डिविडेंड आपको मिल जाएगा. लेकिन वो डिविडेंड इवन दो बिजनेस से अराइज हो रहा है, लेकिन फिर भी वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस. आए समझ में? कहां से अराइज हो रहा है? बिजनेस से अराइज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस के अंदर. क्योंकि ये मैंने कहा ना स्पेसिफिक है, और रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन तो आप सब जानते ही है, स्पेसिफिक ओवरराइड्स जनरल. तो यहां 56(2) जो है ये स्पेसिफिक नेचर का है, क्योंकि उसमें डिविडेंड वर्ड लिखा हुआ है, डिविडेंड. और बिजनेस हेड जो है सेक्शन 28 से अगर आप उसको कंपेयर करें, ये सेक्शन को अगर आप विज़ सेक्शन 28 कंपेयर करें, तो 28 में क्या लिखा है? 28 में डिविडेंड वर्ड तो यूज नहीं किया है. 28 में तो ऐसे लिखा है ना, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम कैरिंग ऑन ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन. Any income arising from a business or profession carried on by the assessee during the previous year. Any income. Any income is a general word. Dividend is a specific word. इसलिए specific overrides general. तो 56(2)(1) जो है वो ओवरराइड करेगा सेक्शन 28 को, क्योंकि 28 जनरल है और ये स्पेसिफिक हो गया. स्पेसिफिक लॉ ऑलवेज ओवरराइड the general law. Generalia specialibus non derogant is the Latin maxim for that. तो इसलिए
डिविडेंड हमेशा कहाँ टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ये सब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखो, अभी आजकल एमसीक्यू आ गया है और आने वाला है आने वाले सालों में। उसमें लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए। ओके तो वही लिखा है देखो नीचे कि डिविडेंड्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज irrespective of the fact whether shares are held by the assessee as investment or as stock in trade। लेकिन यहाँ एक केस था बहुत पुराना, वेस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी का एक केस है कि ये डिविडेंड अगर स्टॉक इन ट्रेड से अराइज हो रहा है, यानी शेयर्स हमारे स्टॉक इन ट्रेड है और वहां से डिविडेंड आ रहा है, तो वो डिविडेंड का जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, वो बिजनेस इनकम का होता है। द कैरेक्टर इज ऑफ बिजनेस इनकम। ओके, अब टेक्निकली बाय फिक्शन ऑफ लॉ ये चार्जेबल होगा अदर सोर्सेज हेड के अंदर, नो डाउट अबाउट दैट। चार्जेबल कहां होगा? अदर सोर्सेज हेड के अंदर। लेकिन उसका जो कैरेक्टर है, जो उसका नेचर है, वो अभी भी क्या है? बिजनेस है। इसलिए अगर हमें बिजनेस हेड में कोई लॉस होता है तो नॉर्मल रूल क्या है कि बिजनेस लॉस जिस साल में अराइज होता है उस साल में तो अपन दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, अदर सोर्सेज की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, पिछले सालों का कोई बिजनेस लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड करके इस साल में आया है, ब्रॉड फॉरवर्ड है, तो फिर वो सिर्फ बिजनेस हेड में सेट ऑफ होता है, फिर वो दूसरे कोई हेड से नहीं हो सकता, है ना। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर हमारा ऐसा कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है और इस साल हमें डिविडेंड इनकम अराइज हो रही है, लेकिन वो डिविडेंड कहां से आ रहा है? फ्रॉम शेयर्स हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड, तो हम वो बिजनेस लॉस को ये जो डिविडेंड इनकम है उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। ये कोर्ट ने कहा है। रीजन क्या है? क्योंकि इसका नेचर अभी भी बिजनेस इनकम है। द नेचर ऑफ डिविडेंड इज बिजनेस इनकम। अगर वो स्टॉक इन ट्रेड से आ रहा है तो हाँ, अगर मैंने ऐसे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, फारूक हक की इन्वेस्टमेंट से बहुत सारे, उससे आ रहा है तो नहीं, तो वो बिजनेस इनकम नहीं है। लेकिन अगर मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, बिजनेस शेयर्स, मेरा बिजनेस है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स और स्टॉक इन ट्रेड है मेरे पास, उससे डिविडेंड आ रहा है, तो उसका कैरेक्टर बिजनेस इनकम का ही रहता है। और इसलिए अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है हमारे पास तो वो हम इस डिविडेंड इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। आए समझ में? ये पॉइंट वैसे ही हमें दिमाग में आया तो मैंने बता दिया, अपन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में उसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये क्लियर हुआ डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। फिर वो नीचे में 2 पॉइंट दिए हैं, ये रीडिंग के लिए है। सेक्शन 8 का रेफरेंस है, वहां के डिविडेंड कब टैक्सेबल होता है। तो फाइनल डिविडेंड जो होता है, हाँ, तो वो इनकम माना जाएगा ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज डिक्लेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड। अब ये 3 वर्ड है, आप कहोगे सर 3 वर्ड का मतलब क्या है और ऐसे क्यों दिया है, और अपने को अर्लियर लेना पड़ेगा कि लेटर लेना पड़ेगा कि क्या लेना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। ये तीनों वर्ड जो है ना वो अलग अलग सिचुएशन में अराइज होते हैं। ये जो डिक्लेयर्ड वर्ड है ना, तो ये डिक्लेयर्ड वर्ड रिप्रेजेंट करता है फाइनल डिविडेंड को, जो एजीएम में अनाउंस होता है ना, एजीएम में अपन अनाउंस करते हैं फाइनल डिविडेंड, तो उसके लिए वर्ड डिक्लेयर है। यानी वो डिक्लेयर हो गया, एजीएम हो गई, डिक्लेयर हो गया, तो हमारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे फिर हमें प्रीवियस ईयर में चेक मिला हो या ना मिला हो। डिक्लेयर हो गया तो टैक्सेबल है। डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड वर्ड जो है, ये दोनों वर्ड जो है ये डीम्ड डिविडेंड को रिफर कर रहे हैं। ये डीम्ड डिविडेंड जो अभी अपन पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 22 के अंदर, जो डेफिनेशन है डीम्ड डिविडेंड की, उसमें ये 2 वर्ड यूज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पेड वर्ड डीम्ड डिविडेंड के लिए है, डिक्लेयर्ड वर्ड जो है वो जो फाइनल डिविडेंड होता है उसके लिए है। और तो यहाँ पे ये क्या है कि कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी मैं बताऊंगा आपको, समझ में आएगा। तो 222 कहता है कि अगर कंपनी कोई तो भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स या लिक्विडेशन पे वगैरह वगैरह, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन या पेमेंट, पैसा दिया तो पेमेंट बोलेंगे, कुछ एसेट्स वगैरह दिया तो डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे, तो उसको डीम्ड डिविडेंड माना जाता है।
तो वो किस साल में टैक्स होगा? जिस साल में डिस्ट्रीब्यूशन या पेमेंट हुआ, है ना, सिंपल। और 8B कहता है कि जो इंटरिम डिविडेंड होता है, इंटरिम यानी जो साल के बीच में कंपनी अनाउंस करती है बोर्ड मीटिंग में कि इस साल में हम इतना तो भी आपको दे रहे हैं, बट ये इंटरिम है, अभी अकाउंट्स फाइनलाइज हुए नहीं, साल खत्म हुआ नहीं है, साल भी खत्म नहीं हुआ तो अकाउंट्स भी नहीं बने, कितना प्रॉफिट आया हमको मालूम नहीं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारा प्रॉफिट आएगा, इसलिए हम थोड़ा बहुत मिड ऑफ द ईयर बांट देते हैं, तो उसको इंटरिम कहते हैं। अकाउंट्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा ऑफ कोर्स। तो ये इंटरिम डिविडेंड कब टैक्सेबल करना है? तो वहां लिखा है कि व्हेन द कंपनी मेक्स इट अनकंडीशनली अवेलेबल टू द शेयर होल्डर। कहने का मतलब कि बोर्ड मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड अनाउंस हो गया है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है, लेकिन चेक इशू नहीं की है, तो जब तक के चेक इशू नहीं होंगे इसको टैक्स करने का नहीं, इसको टैक्स नहीं करने का। तो सिंपली बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड इट विल नॉट बिकम टैक्सेबल, जब तक के चेक इशू नहीं हो जाते। तो चेक इशू हो गए यानी कि अनकंडीशनली अब वो पास ऑन हो चुका है, मेड अवेलेबल टू द शेयर होल्डर हो गया है, तब उसको टैक्स करने का। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है कि डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया अंडर सेक्शन 9A क्लॉज 4। ये भी एक पॉइंट नोट करने का, ये सब नोट्स है, दिस इज ऑल्सो नोट कि इंडियन कंपनी यानी बेसिकली जो डोमेस्टिक कंपनी हम बोलते हैं उसको, वो इंडिया के बाहर यानी फॉरेन शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देती है वो हम इंडिया में डीम टू एक्रू करते हैं सेक्शन 9 के अंदर। और क्योंकि वो डीम्ड एक्रू इन इंडिया हो गया यानी कि क्या होगा, दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया इफ देयर इज अ टैक्स। तो टैक्स है कि नहीं वो भी बताता हूं मैं आपको। सो बेसिकली इट मीन्स टैक्सेबल in the hands of non-residents। ओके, फिर आगे एक पॉइंट या टेबल है टाइप्स ऑफ डिविडेंड एंड इट्स टैक्सेबिलिटी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ डिविडेंड आगे ऐड कर दो एंड इट्स टैक्सेबिलिटी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। हाँ, डिविडेंड कब किसके हाथ में टैक्सेबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या कहता है, सबसे पहले लिखा है डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी, यानी यहाँ इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक कंपनी। डिविडेंड जो डोमेस्टिक कंपनी देती है यानी अपनी इंडियन कंपनी, आपको तो मालूम है कि मेरे पास इन्फोसिस के शेयर्स है और रिलायंस के भी है और बाकी बहुत सारी कंपनीज के हैं, तो वहां से जो डिविडेंड मुझे मिलता है, मुझे शेयर होल्डर को मिलता है, उसका क्या होगा। तो उसमें यहां जो लिखा है मैं आपको समझाता हूं पहले, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, कि ये डोमेस्टिक कंपनी है, ओके, और ये डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को तो सबसे पहले तो डिविडेंड जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस पे लगता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O। इसके रेट्स क्या है वगैरह सब हम 115O में डिस्कस करेंगे बाद में आने वाले चैप्टर में, ठीक है। तो 115O अभी याद रखो, उसमें टैक्सेबल होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के नाम से, इन शॉर्ट DDT, या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी बोलते हैं उसको, CDT, DDT या CDT, अलग अलग नाम से उसको रिफर किया जाता है। तो उसमें टैक्स लग जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पे। फिर जो शेयर होल्डर को पैसा मिला, उसको कैश मिला, उसको पैसे मिले, तो उसमें ऐसा है कि वैसे तो वो एग्जेम्प्ट है 1034 के अंदर, किस में एग्जेम्प्ट है, 1034 में एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर ये अमाउंट 10 लाख के ऊपर जाता है, 10 लाख के ऊपर जाता है, तो फिर 10 लाख तो एग्जेम्प्ट रहेगा और 10 लाख के ऊपर जो है वो टैक्सेबल होगा। 10 लाख तक एग्जेम्प्ट, 10 लाख के ऊपर टैक्सेबल। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि अगर शेयर होल्डर खुद भी एक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, सो देन इट इज एग्जेम्प्ट टोटली,
इसलिए वो एग्जेम्प्ट है। इसका लॉजिक देखो, ये डोमेस्टिक कंपनी को मिला तो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि ये भी बाद में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला ना, इसका ये प्रॉफिट में ऐड होगा, फिर ये अपने प्रॉफिट से फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसको वापस से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो लगना ही लगना है। तो इसलिए रिसीट जो है उसको अपन एग्जाम करेंगे। लेकिन ये शेयर होल्डर खुद कंपनी है, तो ये बाद में फिर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसको फिर से अपन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाएंगे। लेकिन अगर शेयर होल्डर बाकी कोई है, बेसिकली इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह, तो फिर अगर वो अब इसमें ऐसा है, पहले समझ लो कि ये कंपनी से इंडिविजुअली कितना मिला उससे मेरे को मतलब नहीं है। मान लो मेरे को यहाँ से 1 लाख मिला, लेकिन मैं और भी बहुत सारे कंपनीज में शेयर होल्डर हूँ, तो वहाँ से भी मिलता है, 50,000 मिला, 80,000 मिला, 2 लाख मिले, 3 लाख मिला, ऐसे कर करके बहुत सारा मिला। तो शेयर होल्डर के हाथ में, यानी फारूक के हाथ में, अगर डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज ऑल टेकन टुगेदर इन द प्रीवियस ईयर इज मोर देन 10 lakhs, देन 10 लाख विल बी एग्जेम्प्ट, और उसके ऊपर जितना भी पैसा मिला वो टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%। उसका एक सेक्शन है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, वो अपन आगे चैप्टर 1 आने वाला है, रेट ऑफ टैक्स एंड स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, उसमें पढ़ेंगे। तो अगर ये इन एग्रीगेट तो सिर्फ एक कंपनी से नहीं देखना, जितने भी कंपनीज के आप शेयर होल्डर हो सबसे मिलाकर देखना है कितना मिला। लेस देन 10 lakhs है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, and if it is more than 10 lakh then 10 lakh will be exempt, and exceeding 10 lakh जितना भी होगा वो रहेगा टैक्सेबल, taxable at the rate of 10% under section 115 BBDA। खैर अभी मत लिखो, वो स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स में अपन पढ़ेंगे आने वाले समय के अंदर। ऐसा समझे? गुड, फिर आगे चलो। तो ये जो एग्जेम्प्ट मैंने लिखा ना, तो एग्जेम्प्ट इज अंडर 1034, और यहां भी ये 10 लाख जो एग्जेम्प्ट है तो उसका सेक्शन है 1034, एग्जेम्पशन का सेक्शन है 1034। डन। तो वो यहां लिखा है, देखो, दीज आर एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034, लेकिन वहां लिख दो आप अप टू 10 lakh, and on such dividend the company declaring the dividend will pay dividend tax under section 115O। ठीक है, ये हमने देखा, वेरी गुड। फिर दूसरा है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी। अच्छा, एक पॉइंट और आप वहां नोट कर लो। अच्छा चल रहने दो, वो लास्ट पॉइंट दिया ही है यहाँ, ओके, तो रुक जाओ, मत करो कुछ, आगे चलते हैं। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी अगर मिला, मैं, अब आप सब तो जानते ही है, कुछ फॉरेन कंपनीज के भी शेयर्स मेरे पास है, लाइक फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी कंपनीज है, टेक्नोलॉजी एज वेल एज मोटर कार कंपनीज लाइक फोर्ड एंड ऑल, ऑडी वगैरह में भी मेरे शेयर्स है, और जापान वगैरह में कुछ सोनी वगैरह में भी शेयर्स है, और बाकी कंट्रीज में है कुछ कंपनीज, जाने दो, अभी क्या बताऊं मैं। तो सवाल यह है कि वहां से जो मुझे डिविडेंड मिलता है, वो मेन पॉइंट है, डिविडेंड जो मुझे फॉरेन कंपनी से मिलता है वो भी मेरे हाथ में टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है, और वो टैक्सेबल है एट नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स, नॉट दैट 10% स्पेशल रेट, नो, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। तो डोमेस्टिक कंपनी से मिला हुआ जो डिविडेंड है, ये वाला, ये अगर 10 लाख के ऊपर गया तो टैक्सेबल है, और 10% है, तो ये 10% एक स्पेशल रेट है, कंसेशनल रेट कह सकते हैं आप। ये क्यों हमको दिया है? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती है, तो अगर मान लो 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया तो कंपनी ऑलरेडी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उस पर पे कर रही है, फिर जो मिलेगा तो उसको दोबारा से टैक्स पे करना है ना, तो इसलिए वहां उसको कंसेशनल रेट दिया है, सिर्फ 10%।
लेकिन अगर मुझे डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिला और ये शेयर होल्डर इंडिया का है, रेसिडेंट पर्सन, इसलिए वो फिर इंडिया में टैक्सेबल होगा। अगर रेसिडेंट के हाथ में तो सारी इनकम टैक्सेबल है ना वर्ल्ड की, तो फॉरेन कंपनी से मिला हुआ डिविडेंड भी मेरे हाथ में इंडिया में टैक्स होता है, बिकॉज आई एम अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये टैक्सेबिलिटी जो है वो टैक्सेबल है एट फुल नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स, यानी कि स्लैब रेट। तो 5% में भी आ सकता है, 20% के स्लैब में भी जा सकता है, या 30% में भी जा सकता है। और अगर शेयर होल्डर कंपनी वगैरह है तो फ्लैट रेट ऑफ 30% पे जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपनी को इंडिया में डीडीटी पे करने की जरूरत नहीं रहती ना, नो डीडीटी इन इंडिया। अब फॉरेन गवर्नमेंट को शायद पे किया हो उन्होंने, वो अपने को नहीं मालूम, लेकिन एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट को तो पे नहीं किया ना। फॉरेन कंपनी डजंट हैव टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इन इंडिया, और इसलिए जो शेयर होल्डर है फिर उसको कंसेशनल रेट नहीं लगाएंगे, उसको पूरा जो नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स है वो लगाएंगे। और यहाँ क्योंकि कंपनी ने डीडीटी पे कर दिया था इंडिया में, इसलिए फिर शेयर होल्डर को कंसेशनल रेट दिया 10%। आए समझ में? सिंपल है। तो वो लिखा है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर 1034। और वहां नोट में और एक पॉइंट लिख लो, फॉरेन कंपनी डज नॉट हैव टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O। और एक पॉइंट लिख लो, टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स। ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट दिया है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड बाय यूटीआई, यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑन इट्स यूनिट्स, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स है, या फिर कोई भी दूसरा म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो इनका जो डिविडेंड है वो एग्जेम्प्ट है 1035 के अंदर इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के हाथ में पूरी तरह से एग्जेम्प्ट रहता है। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उस पे उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, देयर इज डीडीटी, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उनको लगता है अंडर सेक्शन 115R। वो भी आने वाले वक्त में अपन पढ़ेंगे 115R। फिर उसके बाद में डीम डिविडेंड है। अब डीम डिविडेंड जो है यहां पे लिखा तो है, लेकिन इसमें आप चेंज कर दो। पहले क्या था कि डीम डिविडेंड ऑफ क्लॉज ई, सब क्लॉज ई ऑफ 222 was taxable in the hands of shareholder, लेकिन from previous year 1819 it is chargeable to dividend distribution tax. Hence now it is exempt in the hands of shareholder. ऐसा उसमें लिख दो, नाउ इट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो ये जरा अमेंडमेंट इसमें रह गया है, और इस पे जो है तो 115O अप्लाई होता है। ठीक है। और उस पे टैक्स रेट जो है, नॉर्मली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो 15% से लगता है, लेकिन इस केस में ये जो है 222E, इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है ये लग जाता है 30% पे। 30% से इस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेएबल है अंडर सेक्शन 115O। ओके।
अब आता है डेफिनेशन ऑफ डीम्ड डिविडेंड ऑफ 222। अब यहां आप पढ़ेंगे, ये पूरा टेबुलर फॉर्म में दिया, लेकिन उससे याद रखने के लिए अच्छा है, लेकिन समझेगा नहीं। समझने के लिए मैं पहले उसको पूरा हिस्टोरिकल आपको समझाता हूं, एक से दूसरे के अंदर लिंक क्या है उसके साथ पूरा समझाता हूं, तो पूरे क्लॉजेस समझ में भी आ जाएंगे, और फिर अपन जब पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप उसको याद रख सकते हैं। किस्सा शुरू होता है फ्रॉम टैक्स अवॉइडेंस। आधे से ज्यादा इनकम टैक्स लॉ जो है वो तो टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए ही बना है। अगर हम अवॉइडेंस करते ना तो आधा लॉ तो होता ही नहीं, तो लॉ वुड हैव बीन मच सिंपलर एंड यू वुड हैव पेड टैक्स रेगुलरली। लेकिन आप लोग पे नहीं करते, इसलिए गवर्नमेंट को इतना बड़ा लॉ बनाने की जरूरत पड़ी। तो देखो टैक्स अवॉइडेंस कैसे आया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, कि एक कंपनी है, ठीक है, और कंपैरिजन में अगर देखें तो एक इंडिविजुअल है। अब जैसे फारूक हक है और ये अपनी फारूक हक क्लासेस है, मेरे पास दो ऑल्टरनेटिव है, या तो मैं उसको एज अ प्रोप्राइटरी कंसर्न रन करूं या एज अ कंपनी बनाऊं। तो अगर मैं प्रोप्राइटरी रन करूंगा तो मुझे इंडिविजुअल माना जाएगा, इंडिविजुअल माना गया और मेरा प्रॉफिट आया 10 करोड़, तो ये 10 करोड़ पे तो मैं टैक्स पे कर दूंगा, इनकम टैक्स। मान लो 30% रेट लेके चलते हैं तो 30 रुपए का टैक्स आ जाएगा। 10 सॉरी यार 30 रुपए कैसे आएंगे, 10 है तो 3 रुपए तो टैक्स में चले जाएंगे, बाकी 7 रुपए मेरे पास बच जाएंगे फारूक के पास, है ना, मैं उसको यूज करूंगा मेरे हिसाब से जहां मुझे करना है। मीन्स इट विल डायरेक्टली गो टू माई कैपिटल एंड आई कैन यूज इट। सो दिस इज अ प्रोप्राइटरी कंसर्न। सिमिलरली अगर पार्टनरशिप भी है, अगर 5-6 लोग मिलकर भी करते हैं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में क्या होगा कि पार्टनरशिप का प्रॉफिट आएगा, पार्टनरशिप फर्म विल पे टैक्स ऑन इट्स प्रॉफिट। टैक्स पे करने के बाद जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट हम देते हैं पार्टनर्स को, तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, सेक्शन 10(2) के अंदर एग्जेम्प्ट होता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज एग्जेम्प्ट इन हिज हैंड्स। क्यों? क्योंकि फर्म ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है ना। देखो वो बता देता हूं कि अगर ये पार्टनरशिप फर्म है और उसका 10 रुपए का प्रॉफिट अगर आता है, तो उस पे वो लोग 3 रुपए का तो टैक्स पे कर देंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा टू पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को जो शेयर चले जाएगा, मान लो पूरा 7 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये 7 रुपए अपन उनके हाथ में टैक्स करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि फर्म ऑलरेडी 3 रुपए का टैक्स उसकी प्रॉफिट पे भर चुका है। अब जो ऑलरेडी टैक्स्ड प्रॉफिट है उसके अंदर जो बचा हुआ है वो अगर हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो टैक्सेबल नहीं होता, ये रहता है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। exempt in partner's hands under section 10(2). अब कंपनी में क्या होता है, देखो कंपनी में ऐसा होता है कि कंपनी को अगर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी 10 लाख है 10 करोड़ जो भी ले लो, तो कंपनी 3 रुपए तो टैक्स पे कर देगा सेम, तो ये तो सब में सेम ही रहेगा। इंडिविजुअल का 3 लिखा है मैंने, लेकिन ऑफकोर्स वो स्लैब रेट पे आएगा, तो वो पहले 10 लाख पे तो कम स्लैब रहेगा, उसके बाद फिर 30% आएगा, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी मैंने 3 रुपए लिख दिया है, बहुत टेक्निकल में मत जाना वहां, ओके। तो कंपनी 3 रुपए टैक्स भर देगा और ये 7 रुपए जो बच गया ये डिविडेंड बांटेगा, डिविडेंड। अब ये डिविडेंड जब जाएगा 7 रुपए, तो गवर्नमेंट कहता है कि डिविडेंड को हम टैक्स करेंगे, डिविडेंड टैक्सेबल है। अभी इसकी हिस्ट्री में थोड़ा समझाता हूं। ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो अपन पढ़ते हैं अभी, ये तो बहुत अभी अभी आया है, यू कैन से 2000 आई थिंक 4 में आया था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कॉन्सेप्ट, वहां से भी चलते रहा है। उसके पहले तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का। तो जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं होता था उस जमाने में, तो शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल होता था, इट वॉज टैक्सेबल। तो पहले पूरा 7 रुपए शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल था,
फिर बाद में उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाया और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम किया, फिर बाद में शेयर होल्डर के हाथ में 10 लाख से ऊपर जा रहा है तो वापस से टैक्स कर दिया। तो अभी पोजीशन ये है कि कंपनी विल पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, शेयर होल्डर को मिलेगा, शेयर होल्डर को मिला, अगर 10 लाख के ऊपर गया तो 10 लाख के ऊपर वाला टैक्सेबल है और 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है। लॉ चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम, मगर टैक्सेबल तो है ना। तो ये तो ज्यादती हो गई ना। देखो, कंपनी ने 10 रुपए की इनकम पे ऑलरेडी टैक्स भर दिया, अब ये ऑलरेडी टैक्स्ड इनकम में जो बचा हुआ अमाउंट है वो जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शेयर होल्डर को तो उसको वापस से टैक्स कर रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में वही डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्टनर को हो रहा है वो एग्जेम्प्ट है। तो अगर फर्म और कंपनी को कंपेयर करो या इवन इंडिविजुअल को कंपेयर करो, इंडिविजुअल बाकी 7 रुपए तो अपनी जेब में रखेगा ना, वो 7 रुपए पे दोबारा टैक्स पे करेगा क्या? नहीं। यहां 7 रुपए पे टैक्स होगा क्या? नहीं, लेकिन यहां पे होगा। तो कंपनी स्टैंड्स एट अ डिसएडवांटेज्ड पोजीशन। अब कुछ तो करना पड़ेगा इससे बचने के लिए। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक सुन लो। आप कहोगे सर ये तो गलती है, क्यों, ये तो डबल टैक्सेशन हो गया, क्यों कर रहे हैं अपन? तो देखो, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में डिफरेंस क्या है मालूम है? फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इनकम टैक्स में फर्म को अलग पर्सन मानते हैं, लेकिन उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है क्या? नहीं। एज पर द लॉ, फर्म मीन्स कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर्स। तो फर्म और पार्टनर एक ही है, इसलिए ये इनकम पे जब ऑलरेडी टैक्स भर चुके हैं, अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम एग्जाम करेंगे, उसको टैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि फर्म और पार्टनर एक ही आदमी है। यानी आप ये मानो कि 3 रुपए का टैक्स भी पार्टनर लोगों ने भरा है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो उनका ही है ना, तो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन कंपनी में कंपनी और शेयर होल्डर आर टू डिफरेंट लीगल पर्सन्स। तो यहां टेक्निकली ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रॉफिट है बिजनेस से, वो कंपनी का प्रॉफिट, दैट इज इनकम ऑफ द कंपनी। और ये 7 रुपए का जो डिविडेंड शेयर होल्डर को मिल रहा है, ये उसकी इन्वेस्टमेंट की इनकम है। सो दे आर टू डिफरेंट इनकम्स, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट इनकम्स। फर्म में क्या है? बिजनेस ऑफ द फर्म इज एक्चुअली बिजनेस ऑफ द पार्टनर्स। फर्म का बिजनेस पार्टनर का बिजनेस होता है, तो नेचर ऑफ इनकम रिमेन्स द सेम। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। कंपनी की इनकम बिजनेस से आती है और शेयर होल्डर की इनकम इन्वेस्टमेंट से आती है, उसके शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इनकम आ रही है। तो दोनों का नेचर अलग अलग है, और नेचर अलग अलग होने से ये इनकम सेपरेट है, इसलिए इसको हम अलग से टैक्स करेंगे, और ये इनकम सेपरेट है। तो टेक्निकली तो गवर्नमेंट सही है, दोनों को टैक्स करना है, लेकिन दिमाग को थोड़ी समझता है। इंसान के दिमाग को तो ये लगता है यार ये कंपनी है तो क्या अपनी तो है, शेयर होल्डर की तो कंपनी है, तो शेयर होल्डर के हाथ में वापस क्यों टैक्स कर रहे हैं? बहुत नाइंसाफी है तरीकी तो। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट तो सुनने वाला नहीं है, तो अपने को कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा। तो अपन ने कहा चलो एक काम करते हैं, to avoid this taxability, let's not call it as dividend। हम उसको डिविडेंड बोल के देंगे ही नहीं ना। हम क्या बोलेंगे कि ये कंपनी है फारूका क्लासेस लिमिटेड, उसके पास में इधर सरप्लस तो है, सरप्लस एंड रिजर्व्स, बैलेंस शीट है ये। ट्रेडिशनल बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ, हालांकि ऐसी बैलेंस शीट आजकल नहीं बनती है, एफआर में आपने पढ़ा होगा, वर्टिकल बनती है सब। तो यहां पे लेकिन अपने पास एसेट्स है, बहुत सारे एसेट्स है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, द करंट एसेट्स, द इन्वेस्टमेंट्स, अलग अलग टाइप के रहते हैं, एक्सेट्रा जो भी होंगे। ये एसेट्स जो है हमारे पास, इसमें से कुछ एसेट्स अपन शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी फुकट में बांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये क्या है, मारुति उद्योग लिमिटेड, तो वो क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर्स को कार्स बांट देगी स्टॉक इन ट्रेड, कि भैया ले जाओ, तुम डिविडेंड मत मांगना, कार लेके जाओ। तो किसको कितनी कार्स देंगे? डिपेंडिंग अपॉन देयर शेयर होल्डिंग।
क्योंकि अपना इंटेंशन तो देखो सरप्लस को ही बांटने का है, लेकिन सरप्लस को बांटेंगे तो डिविडेंड का नाम आएगा, डिविडेंड नाम आएगा तो डिविडेंड टैक्स लग जाएगा। तो अपन डिविडेंड बोलो ही मत, अपन ये बोलो कि हमने बिजनेस प्रमोशन के लिए हमारे एसेट्स में से कुछ एसेट्स हमने हमारे शेयर होल्डर्स को गिफ्ट कर दिए। गिफ्टेड टू शेयर होल्डर्स, एसेट्स गिफ्टेड टू शेयर होल्डर्स। फिर वो शेयर होल्डर एसेट्स को बेच डालेंगे, उनके पास पैसे आ जाएंगे, तो हमको पैसा ही तो देना था ना। कंपनी हैज टू गिव डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स मींस कैश टू शेयर होल्डर्स, लेकिन अपन कैश के नाम से नहीं देंगे, अपन एसेट्स को बांट देंगे, फिर तुम लोग जाके मार्केट में बेच देना, तुम्हारा कैश तुम्हारे पास आ जाएगा। सिंपल। तो इस तरह से लोगों ने रास्ता निकाला टैक्स अवॉइडेंस का, कि डिविडेंड मत बोलो, गिफ्ट ऑफ एसेट्स बोल के बांट दो। गवर्नमेंट ने देखा लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, टू अवॉइड टैक्स। तो जब भी गवर्नमेंट देखता है कि लोग टैक्स अवॉइड कर रहे हैं तो वो लॉ को अमेंड करते हैं। तो यहां भी लॉ अमेंड हुआ, सेक्शन 222 इंसर्ट हुआ, बहुत साल पहले की बात है, हिस्ट्री में अब जाने दो। 1922 जो एक्ट था उसके अंदर भी था ये कॉन्सेप्ट, फिर 1961 में भी था और अभी चल रहा है। तो ये छोड़ दो कि कब आया, बहुत साल पहले, 100 साल पहले आया समझ लो। तो गवर्नमेंट ने लॉ में लिखा, एनी एसेट्स distributed in kind to the shareholders shall be deemed to be dividend। इसको deemed dividend मानेंगे। Assets distributed to shareholders will be deemed dividend। तो मान लो कि assets जिसका बुक वैल्यू 10 लाख है और जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 16 लाख है, हमने शेयर होल्डर्स को बांट दिया, तो ये 16 लाख यानी फेयर मार्केट वैल्यू जो है एसेट्स का, उसको डीम डिविडेंड माना जाएगा। सिर्फ 10 लाख नहीं, अपन बुक वैल्यू पे, मेजरमेंट बुक वैल्यू पे नहीं होगा, मेजरमेंट फेयर मार्केट वैल्यू पे होगा। तो जो एसेट्स हमने शेयर होल्डर को बांट दिए उसको डीम डिविडेंड मानेंगे, और वैल्यू क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू, तो इसको डीम डिविडेंड मानेंगे। लेकिन अगर हमारा सरप्लस जो है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, यही उससे कम है, अगर ये 13 लाख ही है, तो फिर आप 16 लाख को डीम डिविडेंड मान सकते क्या? नहीं, क्योंकि डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, डीम डिविडेंड इज अ डीमिंग फिक्शन, बट डीमिंग फिक्शन कैन नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं जा सकता। डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिविडेंड का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, 13 ही है, एक्यूमुलेटिव के पास प्रेजेंट मिला के। तो अगर 13 का प्रॉफिट है और डिस्ट्रीब्यूशन 16 का है, तो क्या 16 को डीम डिविडेंड मानेंगे? नहीं, 13 तक ही उसको मान सकते हैं, 13 तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। उसके ऊपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना, तो उसको डीम डिविडेंड थोड़ी ना मानेंगे। डीम डिविडेंड कितने को मानेंगे, वैल्यू और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स विच एवर इज लेस, यानी कि टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो इस तरह से उन्होंने फर्स्ट क्लॉज बनाया डिविडेंड की डेफिनेशन के अंदर, यानी डीम डिविडेंड के अंदर। ए, और ए में क्या लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय अ कंपनी टू अ शेयर होल्डर। कौन सी कंपनी, कोई भी, पब्लिक, प्राइवेट, जो भी, लेकिन ऑफ कोर्स डोमेस्टिक कंपनी। So distribution of assets by a domestic company, which can be public, which can be private, to a shareholder. Which shareholder? कोई भी shareholder, equity, preference, कोई भी, any shareholder, any company, any shareholder. Gifting of assets shall be deemed to be dividend to the extent of accumulated profits of the company. To the extent of accumulated profits. To the extent का मतलब limited to accumulated profits. नॉर्मली ये 16 है, ये 22 है, तो अपन 16 को डीम डिविडेंड मानेंगे, लेकिन अगर ये 13 है तो फिर 13 को ही डीम डिविडेंड माना जा सकता है। अब इतना अगर बोल देता गवर्नमेंट और चुप हो जाता कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स को हम डीम डिविडेंड मानेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो फिर मालूम है क्या होता, अपने पास और एक टैक्स अवॉइडेंस का रास्ता खुल जाता,
और वो रास्ता क्या है देखो मैं आपको बताता हूं। अब मान के चलो कि ये 50 रिजर्व्स 50 है और डिस्ट्रीब्यूशन 16 का है, तो 16 को डीम डिविडेंड मानेंगे, है ना। लेकिन अगर ये 13 है तो 13 पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो फिर तो ऐसा करो ना कि ये सरप्लस को 0 कर दो। अगर सरप्लस है ही नहीं, सरप्लस 0 हो जाए और हम एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर डीम डिविडेंड आएगा क्या? नहीं, क्योंकि टू द एक्सटेंट ऑफ सरप्लस है, सरप्लस 0 तो डीम डिविडेंड 0। अब बताओ सरप्लस 0 कैसे होगा? सरप्लस को 0 करने के लिए अपन क्या करेंगे मालूम है? ये जो 50 का दिख रहा है सरप्लस, इसको कन्वर्ट कर देंगे कैपिटल में, यानी इसको कैपिटलाइज कर देंगे। और रिजर्व्स को कैपिटलाइज कैसे किया जाता है? बाय इशूइंग बोनस शेयर्स आउट ऑफ इट। तो हम फुली पेड बोनस शेयर्स उससे इशू कर देंगे अपने ही प्रेजेंट शेयर होल्डर्स को। तो 50 है, पूरे 50 का बोनस दे करके 50 को नील कर देंगे। तो वी विल कैपिटलाइज दिस 50 by issuing bonus shares and the remaining surplus will be 0. If the surplus is 0, then distribution will not be considered as deemed dividend, है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि लोग ऐसा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही क्लॉज ए के अंदर इसको कवर कर लिया। तो क्लॉज ए के अंदर क्या बोला? एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनी टू शेयर होल्डर विल बी डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट्स। यानी अगर हमने पिछले समय में, मे बी 1 year बैक, मे बी 6 months बिफोर, इफ वी हैव कन्वर्टेड सरप्लस इनटू कैपिटलाइजेशन, यानी वी हैव कैपिटलाइज द रिजर्व्स एंड सरप्लस बाय इशूइंग बोनस शेयर्स, तो उसको भी अपन पार्ट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। यानी जो भी हम बोनस शेयर्स देते हैं उसको पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही माना जाएगा फॉर डिफाइनिंग डीम्ड डिविडेंड। तो मान लो कि अगर 50 में से मैंने 46 के बोनस शेयर्स बांट दिए, तो ये 50 बच गया 4, और डिस्ट्रीब्यूशन है 16 का, तो 16 में डीम्ड डिविडेंड कितना मानेंगे? 4, रिस्ट्रिक्टेड टू 4? नहीं, ये जो 46 है उसको भी पार्ट ऑफ सरप्लस मानेंगे। तो हमारा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो कैलकुलेशन कितना होगा? 4 + 46 यानी 50 माना जाएगा। इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ और उससे निकालेंगे डीम्ड डिविडेंड 16 लाख। आए समझ में? तो ये पहला पॉइंट, यानी कि सब क्लॉज ए। कितने बातें याद रखने की इसके अंदर? डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का? एसेट का। किसने किया? कंपनी ने। कौन सी कंपनी? कोई भी कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट वगैरह कोई भी। किसको किया? शेयर होल्डर को। कौन सा शेयर होल्डर को किया? इक्विटी, प्रेफरेंस, कोई भी। क्या डिस्ट्रीब्यूट किया? एसेट। किसने? कंपनी ने। किसको? शेयर होल्डर को। तो उसको क्या मानेंगे? डीम्ड डिविडेंड। कितने हद तक? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में क्या इंक्लूड करेंगे? कैपिटलाइज प्रॉफिट। तो जो कैपिटलाइज प्रॉफिट है उसको इंक्लूड करके निकाला जाएगा। सिंपल। तो ये क्लॉज ए बना। अब जब क्लॉज ए बना और अपने को इसको अवॉइड करना है तो चोर पुलिस की लड़ाई चालू रहती है, भागा दौड़ी। तो पुलिस ने अपने को पकड़ा, तो अपन कहेंगे अभी इससे कैसे बचेंगे? हाउ टू सेव। तो फिर हमने सोचा और सोचने के बाद डिसाइड किया कि एक काम करो, एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अपन एक काम करते, एसेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो क्या करेंगे? हम ये जो सरप्लस है इसको कैपिटलाइज कर देंगे बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। और ये जो बंदे हैं जिनको हमने बोनस शेयर्स दे दिए, ये जाके मार्केट में बेच देंगे। मार्केट में बेच देंगे, उनको उनका कैश मिल जाएगा। अपन ने काहे को एसेट डिस्ट्रीब्यूट करने का? मत करो, जस्ट गिव देम बोनस शेयर्स, वो जाके मार्केट में बेच देंगे। या बोनस डिबेंचर्स दे दो, बोनस शेयर्स या बोनस डिबेंचर्स, बॉन्ड्स कुछ तो भी दे दो उनको फ्री में, वो जाके मार्केट में बेच देंगे और बेच के उनको उनका पैसा मिल जाएगा। अल्टीमेटली अपने को अपने शेयर होल्डर को पैसा ही देना है ना, डिविडेंड यानी गिविंग ऑफ मनी। अपन डायरेक्ट मनी फॉर्म में ना दे करके
उनको बोनस शेयर यानी फुकट में शेयर्स दे दें या फुकट में डिवेंचर्स दे देंगे, जाके बेच दे मार्केट में, तो फिर बच गए ना। देन विल इट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर क्लॉज ए? नहीं, क्योंकि क्लॉज ए तभी लगता है जब एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है तो डीम्ड डिविडेंड में आएगा ही नहीं। तो लोगों ने ऐसा करना चालू किया। जब ऐसा करना चालू किया तो गवर्नमेंट ने देखा कि ये भी तो लफड़ा है, टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है, तो उन्होंने बनाया क्लॉज बी। क्लॉज बी बना के बोला कि अगर आप अपने सरप्लस से बोनस शेयर्स देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, सुन लो फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे तो उसको डीम डिविडेंड माना जाएगा। यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल इटसेल्फ बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस डिबेंचर्स, डिबेंचर्स यानी कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेंचर स्टॉक या डिबेंचर्स टू एनी शेयर होल्डर, इक्विटी प्रेफरेंस कोई को भी, विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड। यानी वो बांटना, बोनस में कन्वर्ट करने को ही डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। फिर बाद में तुम रिडीम करो मत करो तो दूर की बात, इसको कन्वर्ट करने पर ही अपन डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। तो वो बना क्लॉज बी। तो क्लॉज बी क्या है उसको पूरी तरह समझने के लिए लेट मी एक्सप्लेन यू डिफरेंट परम्यूटेशंस दैट कैन हैपन। ये कंपनी है, ठीक है। अब इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कौन है? दो तरह के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, है ना। दो तरह के हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर हमने क्या दिया, बोनस में क्या दिया, यानी व्हाट द कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, बोनस में क्या देंगे उनको? या तो अपन बोनस में उनको डिबेंचर्स देंगे, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कोई भी नाम से हो सकते हैं, बेसिकली डेट सिक्योरिटीज, बोनस डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक वगैरह, या बोनस शेयर्स देंगे। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी क्या देंगे अपन? बोनस डिबेंचर्स या फिर बोनस शेयर्स, ठीक है। अब बोनस शेयर्स जो दूंगे तो बोनस शेयर्स भी दो तरह के हो सकते हैं। ये जो शेयर्स दिए ये इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। सिमिलरली यहां भी इक्विटी एंड प्रेफरेंस दो हो सकते हैं। जो शेयर्स दिए फ्री में वो इक्विटी वाले हो सकते हैं, प्रेफरेंस वाले हो सकते हैं, है ना। तो इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो ये जो क्लॉज बी है उसमें ये बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस डिबेंचर्स टू एनी शेयर होल्डर, यानी इक्विटी हो प्रेफरेंस हो, उसको डीम डिविडेंड माना जाएगा। दिस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज डीम डिविडेंड। तो यहां 222 में सेक्शन लिख देता हूं, बी विल अप्लाई, यानी इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम डिविडेंड। लेकिन अगर बोनस शेयर्स देंगे अपन, कोई भी नेचर के बोनस शेयर्स हो, वो देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, तो उसको डीम डिविडेंड नहीं माना गया। 222 बी विल नॉट अप्लाई। अच्छा एक काम करो, डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 बी, तो यहां पे यस, अपन डायरेक्ट लिख देते रहो, एक ही पॉइंट में काम हो जाए। तो यहां तो यस, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दिए, चाहे इक्विटी दो या प्रेफरेंस दो, उसको डीम डिविडेंड नहीं माना गया। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर बोनस डिबेंचर्स देंगे तो डीम डिविडेंड माना जाएगा, और उनको अगर बोनस शेयर्स भी देंगे, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, उसको भी डीम डिविडेंड माना जाएगा। ओके, अब इसके लॉजिक समझ लो क्या क्या है। पहला तो कि बोनस डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इज इटसेल्फ अ डेट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, बोनस क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, है ना। ये जो प्रॉफिट है
जिसको हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, ये प्रॉफिट में राइट किसका है? किसका राइट है? इक्विटी होल्डर्स का राइट होता है। हालांकि लॉ में आपने पढ़ा होगा इंटर में कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स भी कुछ होते हैं, है ना, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होते। इनकम टैक्स लॉ एटलीस्ट डजंट रिकॉग्नाइज सच पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। वो तो बोलता है कि भैया ये सरप्लस जो है ये इक्विटी होल्डर्स का है। तो पहली बात तो कि जो चीज इक्विटी होल्डर्स की है उनमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ दे रहे अपन, चाहे वो शेयर्स के फॉर्म में दे या चाहे डिबेंचर्स के फॉर्म में दे, उनको दे क्यों रहे? दाल में कुछ पीला है। अरे दाल मखनी है ना, काली दाल, तो दाल में कुछ पीला है, तो गड़बड़ है, यानी गड़बड़ है। इनको क्यों दिया जा रहा है? जिसमें उनका राइट ही नहीं है उनको उसमें से क्यों दे रहे हैं? तो जरूर कुछ ना कुछ टैक्स प्लानिंग होगी कि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो नॉर्मल डिविडेंड देना था, मान लो 12%, तो वो आपने कम करके 4% लिख दिया है, और बाकी जो 8% है वो आप ये बोनस के नाम से उनको दे रहे हो। तो ये जरूर डिविडेंड ही है, तो इसलिए उसको डीम डिविडेंड मान लिया। चाहे आप उनको डिबेंचर्स दो चाहे शेयर्स दो, डीम डिविडेंड माना जाएगा। तो डीम डिविडेंड की वैल्यू क्या निकालेंगे? वही ये शेयर्स की जो वैल्यू है, जो वैल्यू के शेयर्स हम उनको दे रहे हैं एज बोनस, दैट विल बी डीम डिविडेंड। बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहता है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग ओल्ड कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स। ओके, वो कॉन्सेप्ट सेम है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट। अच्छा, जो हमने इक्विटी होल्डर्स को दिया, तो मैं कहूंगा इक्विटी होल्डर्स का तो ये सरप्लस तो उनका ही है, सरप्लस उनका है तो उनको तो देने दो। लेकिन नॉर्मली अपन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जब करते हैं तो कैपिटलाइज में क्या करते हैं? शेयर्स करते हैं ना, कभी डिबेंचर्स करते क्या? नॉर्मली कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स इनटू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की तो लिमिटेड लाइफ होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यहां गड़बड़ है, अगर आप डिबेंचर्स दे रहे हैं गड़बड़ है, आपको पैसा बांटने का इंटेंशन है, तो उसको उन्होंने टैक्स कर दिया। लेकिन बोनस में भी अगर हम शेयर्स दे रहे हैं तो वो उनका इंटरनल राइट है। डिविडेंड बांटना कोई कंपलसरी है क्या? नहीं, शेयर होल्डर्स के पास दो रास्ते रहते हैं, प्रॉफिट को या तो बांट दे या कैपिटलाइज कर ले। अगर उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करता, गवर्नमेंट कहता है नहीं हम यहां इंटरफियर नहीं करेंगे, ये उनका राइट है, जाने दो, उसको डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। तो समझ में आया क्यों और कहां माना गया? वेरी गुड। अब क्या होगा आगे? देखो आगे ये होगा कि ये तो है डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स को बाद में कंपनी रिडीम भी करेंगी। तो यहां मैं लिखता हूं ऑन रिडेम्पशन, यानी अगर कंपनी बाद में रिडीम करती है तो क्या क्या चीजों का रिडेम्पशन होगा? डिबेंचर्स का रिडेम्पशन होगा। मान लो 5 साल के डिबेंचर्स दिए, 5 साल के बाद रिडीम होंगे, रिडीम करते वक्त पैसा बांटा जाएगा, तो जब पैसे को बांटेंगे तो उसको वापस से डीम डिविडेंड मानेंगे क्या? नहीं। तो यहां पे डीम डिविडेंड माना जाएगा क्या? क्वेश्चन मार्क। इज इट डीम डिविडेंड मनी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिडेम्पशन? नहीं। क्यों? क्योंकि जब बांटा हमने, जब डिवेंचर दिया था तभी उसको डीम डिविडेंड मान लिया ना, तो जब उसको रिडीम करेंगे तो वो वापस से डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। इक्विटी होल्डर्स को बोनस में हमने जब दिया तो उसको डीम डिविडेंड नहीं माना, लेकिन ये अगर बाद में रिडीम होगा तो कौन सा वाला रिडीम होगा? प्रेफरेंस वाला रिडीम हो सकता है। इक्विटी का तो रिडेम्पशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल। इक्विटी का भी रिडीम नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस तो रिडीम हो सकता है ना। तो ये रिडीम जब करेंगे तब क्या होगा? तब उसको डीम डिविडेंड मान लेंगे। कौन से सेक्शन में? 222A के अंदर एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन। कैश जाएगा ना, एसेट गए, एसेट गए, तो तब उसको डीम डिविडेंड मान लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, उसको डीम डिविडेंड माना जाएगा। तो यहां छोड़ दिया, लेकिन जब रिडीम करेंगे तब उसको डीम डिविडेंड मान लेंगे। फिर वहां पे बोनस डिबेंचर्स आएंगे, ये बोनस डिबेंचर्स दिए थे, फिर इसको रिडीम, तो क्योंकि यहां टैक्स हो गया इसलिए यहां नहीं होगा, नहीं तो डबल टैक्सेशन में आएगा, क्योंकि डिबेंचर तो वही है। तो यहां बेसिकली तीनों टैक्स हो गए हैं, इसलिए
और इक्विटी का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल। और ये प्रेफरेंस शेयर्स भी जब रिडीम होंगे तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे वापस से, क्योंकि यहाँ पे टैक्स हो चुका है एज डीम डिविडेंड। एसेट तो वही है ना, तो जब देते समय हमने डीम डिविडेंड मान लिया तो फिर रिडेम्पशन पे दोबारा से नहीं मानेंगे, नहीं तो डबल टैक्सेशन हो जाएंगे। हाँ, आया समझ में? वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू कैन से अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, नॉट मच। 2 बार पढ़ोगे 4 बार पढ़ोगे फिर दिमाग में फिट हो जाएगा। तो ये टेबल बना लो आप, ओके, मेक योर टेबल। ठीक है, पॉज करके बना लो, मैं आगे चलता हूं। तो देखो अभी तक 2 क्लॉज हुए अपने। तो ये कंपनी है, ये उसकी बैलेंस शीट है, यहाँ सरप्लस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, और यहाँ एसेट्स है। तो एसेट्स को बांटेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको क्लॉज ए लगा दिया, डीम डिविडेंड। अगर इसको हम कैपिटलाइज करते हैं, सो अपार्ट फ्रॉम दैट वन इक्विटी होल्डर को शेयर्स देना, उसको क्लॉज बी लगा दिया। तो एसेट बांटेंगे तो भी प्रॉब्लम, इसको कैपिटलाइज करेंगे तो भी प्रॉब्लम, करे तो करे क्या? तो फिर एक कंपनी ने बोला कुछ मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो, कुछ मत करो, चलने दो कंपनी को। हर साल प्रॉफिट आएगा हम जमा करके रखेंगे, प्रॉफिट आएगा जमा कर लेंगे, प्रॉफिट आएगा जमा कर लेंगे, या मिनिमम कुछ 10% डिविडेंड देंगे, बाकी पूरा जमा करते जाएंगे। और 5-10 साल के बाद जब भारी सरप्लस जमा हो जाएगा, हम कंपनी को लिक्विडेट कर देंगे, और लिक्विडेशन में ये पूरा सरप्लस शेयर होल्डर्स को बांट देंगे। लेकिन ये जो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन है ना ऑन लिक्विडेशन, ये कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी है, तो इसको डिविडेंड नहीं माना जाएंगे। ये तो लिक्विडेशन में जाएगा ना, सरप्लस प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर लिक्विडेशन। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ऐसा करोगे तुम, पूरा सरप्लस जमा करोगे और लिक्विडेशन में बांटोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है एक्सेप्ट कि हम क्लॉज सी बनाएं, और क्लॉज सी बना के उन्होंने लिख दिया एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी लिक्विडेट होती है और उसमें अगर कोई एसेट या कैश या जो भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसको भी डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो बेसिकली एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना लिक्विडेशन में, एसेट्स हम शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं, जो भी कैश हो या कोई एसेट हो। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको लिक्विडेशन पे, उसको क्या मानेंगे अपन, डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ दिस सरप्लस, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये हमने देखा था, अगर आपको याद होगा कैपिटल गेन चैप्टर में एक आया था 46 का कैलकुलेशन, याद है? वेरी गुड। फिर एक कंपनी ने कहा एक काम करते हैं, ये अपनी कंपनी है तो ये अपना शेयर कैपिटल है और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है, और इधर तुम्हारा ये है एसेट्स है। अब इंटरमीडिएट में कंपनी लॉ में एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी लॉ में आता है, पढ़े, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ओवर कैपिटलाइज कंपनी जो होती है, जैसे ये ओवर कैपिटलाइज हो जाती है, क्योंकि अगर ये रिटेन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, रिजर्व्स बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, लेकिन जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट अगर नहीं हो रही है, सो द मनी इज देयर एंड द मनी इज लाइंग इन द फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है पैसा, नॉट अर्निंग एनी इनकम, क्योंकि करंट अकाउंट रहता है कंपनी का, उसमें कोई इंटरेस्ट तो आता नहीं। तो अगर ये पैसे का, ये तो सोर्स ऑफ फंड है, फंड कहाँ है तो बैंक में, बिना कोई इनकम के पड़ा हुआ है, तो इससे नुकसान क्या होता है कंपनी को कि जो एसेट्स हम बिजनेस में लगाते हैं जिससे हमको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो रेवेन्यू बहुत कम आता है, क्योंकि जो इन्वेस्टेबल एसेट्स है वो कम है, इन्वेस्टेबल मनी इज लेस, और बाकी फंड पड़ा है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है।
तो उससे ईपीएस कम हो जाता है, अर्निंग पर शेयर कम होता है, और अर्निंग पर शेयर कम होने की वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है, और इस कंपनी को हम कहते हैं ओवर कैपिटलाइज कंपनी। फिर ओवर कैपिटलाइज कंपनी क्या करती है कि अपने ही कैपिटल को रिड्यूस करती है और पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो इट विल डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी टू शेयर होल्डर्स अंडर कैपिटल रिडक्शन स्कीम। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप अगर कैपिटल रिडक्शन करेंगे और पैसा बांटेंगे तो उस पैसे को भी हम डीम डिविडेंड मानेंगे। तो यहां बना 222D, इसको भी डीम डिविडेंड माना जाएगा। कितना? वही टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली तो कैश है, तो कैश डिस्ट्रीब्यूट किया 50 लाख, रिजर्व था 40 लाख, तो 50 में से 40 को डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। आए समझ में? तो उसको भी पकड़ा। तो इस तरह से 4 क्लॉज बने। ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, बी बोनस शेयर्स वगैरह, सी लिक्विडेशन, डी रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ओके, लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक रास्ता आपको बताता हूं जो अभी भी यूज कर सकते हो आप, यानी कंपनी लोग, फॉर अवॉइडिंग डिविडेंड टैक्स, एंड दैट इज कि ये हमने जो रिजर्व था उसको पहले कैपिटलाइज किया। कैसे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने बोनस शेयर्स बांटे। तो ये देखो, ये हमने बनाया था भी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब हमने बोनस बांटा, और बोनस में भी इक्विटी दे देंगे, ये प्रेफरेंस कोई देता नहीं है, तो थियोरेटिकली लिखा मैंने, नॉर्मली हम इक्विटी होल्डर्स को इक्विटी कैपिटल देंगे ना बोनस में, तो ये दे दिया हमने। तो जब हमने ये दिया तब उसको डीम डिविडेंड नहीं माना, है ना। बाद में क्या करेंगे कि यही इक्विटी को हम बाई बैक कर लेंगे। एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, एक बीच में लिंक छूट गया मेरा एक्सप्लेनेशन का। पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये कंपनी है, लॉजिक के साथ समझो तो ही समझ में आता है। तो इसका एक कैपिटल है और ये रिजर्व्स है, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि रिजर्व जमा हो रहे तो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। जमा हो गए तो हमने क्या किया, इसको पहले कैपिटलाइज कर दिया, बोनस दे दिया टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो ये एग्जिस्टिंग हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स है और ये रिजर्व भी उनको ही बिलोंग करते हैं, तो हमने उसमें से उठा के उनको बोनस शेयर्स इशू कर दिए। तो जब बोनस शेयर्स इशू कर दिए तो ये इसको डीम डिविडेंड मानेंगे क्या? नहीं, दिस इज नॉट डीम डिविडेंड, है ना। यहां तो बच गए अपन। लेकिन अगर ये करते रहेंगे तो जैसे मैंने अभी ऊपर में समझाया आपको कि कंपनी विल बिकम ओवर कैपिटलाइज कंपनी। जो कैपिटल है उसमें से प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कम और बैंक में ज्यादा पड़ा हुआ है, तो फिर उसका नुकसान हुई है। ओवर कैपिटलाइज कंपनी का नुकसान क्या है? अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो जाता है, तो नुकसान है। क्योंकि बिजनेस में उतना इन्वेस्टेबल फंड्स देने की जरूरत होनी चाहिए ना बिजनेस को, नहीं तो पैसा रख के क्या करेंगे, कोई काम का नहीं है, वेस्ट ऑफ फंड्स। तो फिर इसको कम करना है, तो कम करने के लिए जैसे मैंने ऊपर समझाया, रिडक्शन करो। रिडक्शन का ये एक दूसरा रास्ता होता है बाई बैक ऑफ शेयर्स। बाई बैक, तो पहले बोनस में दे देंगे और फिर ये ओवर कैपिटलाइज हो जाएगा, तो इसमें से कुछ हिस्सा फिर अपन क्या कर लेंगे, बाई बैक। बाई बैक होता है, सबको मालूम है ना। अब अगर अपन ये शेयर्स को बाई बैक करेंगे, ऑफ कोर्स बाई पेइंग मनी, उसको डीम डिविडेंड नहीं माना जाता। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज डीम डिविडेंड। स्पेसिफिक एक्सेप्शन है 222 के अंदर, नॉट कंसिडर्ड एज डीम डिविडेंड। स्पेसिफिक एक्सेप्शन। तो ये पूरा पैसा जो हम देंगे, ये कैपिटल गेन में भी समझाया था मैंने आपको, ये पूरा जो पैसा देंगे ये उनके हाथ में एज सेल कंसिडरेशन फॉर शेयर्स माना जाता है, जिसपे कैपिटल गेन निकलेगा शेयर होल्डर के हाथ में। इसमें डीम डिविडेंड नहीं आता। तो ये रास्ता है। कंपनी को अगर डिविडेंड टैक्स अवॉइड करना है तो क्या करो, रिजर्व्स को पहले कैपिटलाइज कर दो बाय इशूइंग बोनस शेयर्स, कंपनी को ओवर कैपिटलाइज कर दो, बाद में वही शेयर्स को बाईबैक कर लो
और बाईबैक पे पैसा बांट दो, वो जो पैसा बटेगा बाईबैक के ऊपर, उसमें डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन आएगा। कैपिटल गेन का टैक्स आप कैसे मैनेज करते हो आपको देखना है। यू कैन रिड्यूस इट, है ना, लॉन्ग टर्म है तो उस पर टैक्स रेट भी कम है, वो करके आप बच सकते हो वहां। गॉट इट। तो इस तरह से पहले 4 क्लॉज बने ABCD, और उसका एक्सेप्शन क्या है, बाईबैक। फिर उसके बाद क्लॉज E आता है, वो भी अपन देख लेते हैं। तो क्लॉज E में ऐसा है कि, अच्छा उसका भी लॉजिक समझाता हूं। कंपनी लॉ फाइनल में आपने पढ़ा होगा कि एक पब्लिक कंपनी है लिस्टेड, बेसिकली पब्लिक कंपनी, वो अगर अपने डायरेक्टर्स को लोन देना चाहती है तो उसके लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल वगैरह लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसको लगती है। आई मे नॉट बी एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, बहुत साल पहले मैंने लॉ पढ़ाना छोड़ दिया था, तो करीबन 2 साल 3 साल हो गए अभी। तो जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल तो लगता ही है, बोर्ड रेजोल्यूशन भी लगता है, जनरल मीटिंग आई एम नॉट श्योर, लेकिन काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स। और बाद में अगर यही लोन को राइट ऑफ करना है तो उसके लिए अलग से रिक्वायरमेंट है, इतने आसानी से राइट ऑफ नहीं होता, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन लगेगा और गवर्नमेंट अप्रूवल फिर से लगता है। सो देर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। लेकिन अगर यही एक प्राइवेट कंपनी हो जो अपने डायरेक्टर को लोन देना चाहती है, तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके आप दे सकते हो और उसको राइट ऑफ भी कर सकते हो, उसको राइट ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंपनी लॉ हो गया। अब इसको यूज करके अपन टकसुआ प्लानिंग कैसे करेंगे कि ये कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी में नॉर्मली जैसे मेरे केस में है, मैं और मेरी वाइफ, तो हम शेयर होल्डर्स भी है, हम डायरेक्टर्स भी है, 50-50% शेयर होल्डिंग है। तो प्राइवेट कंपनी में तो क्लोज ग्रुप रहता है ना, एक जितने लोग हैं उसको क्लोजली हेल्ड कंपनी भी कहते हैं, तो 4-5 लोग वही सब डायरेक्टर्स है, मेंबर्स भी है, मेजर शेयर होल्डर्स भी वही है। तो ये अपने शेयर होल्डर्स जो मेजर है उनको क्या करेंगी कि जो प्रॉफिट जमा हुआ है पूरा, तो सारा प्रॉफिट जो जमा हो गया है, इसको डिविडेंड के नाम से नहीं बांटेंगे, इसको क्या करेंगे, लोन के नाम से दे देंगे, लोन करके पहले दे देंगे और बाद में यही लोन को वेव ऑफ कर देंगे कि ठीक है अब तुमको वापस करने की जरूरत नहीं है। तो लोन गया यानी कि पैसे चले गए, और बाद में वेवर यानी तुम ही रखो पैसे, वापस करने की जरूरत नहीं। तो लोन के नाम से दिया ना, लोन तो लोन है, वो कोई डिविडेंड तो नहीं है, बाद में वेव ऑफ कर दिया यानी पैसे भी गए और डिविडेंड का नामो निशान नहीं आया। सो यू कैन अवॉइड द डिविडेंड टैक्स। तो गवर्नमेंट ने देखा कि प्राइवेट कंपनी को कंपनी लॉ रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, तो ये आराम से कर सकते हैं, तो उसको पकड़ के लिखा कि अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी जिसमें प्राइवेट कंपनी भी आती है अपने शेयर होल्डर को लोन या एडवांस देगी, लोन या एडवांस देगी मनी का, मनी है या इसलिए याद रखो मनी, पूरा कॉन्सेप्ट ही मनी का है, मनी गिवन एज लोन एडवांस, देन वेव ऑफ के लिए हम नहीं रुकेंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि ये लोन जो दिया गया इसी को हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे, इसी को डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। और अगर तुम लोन को वापस करते हो, तो अगर ये जेन्युइन में लोन है और हमने वापस किया तो क्या डिडक्शन मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाई नहीं उसके लिए, रिटर्न के लिए कोई लॉ में कोई लिखा ही नहीं है, यानी कि उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। लॉ इज साइलेंट, मीन्स नो डिडक्शन विल बी अलाउड इफ यू रिटर्न द मनी बैक टू द कंपनी। तो बेसिकली पैसा वापस करना मत, क्योंकि एक बार मिला और डिविडेंड में उसको मान लिया गया, अब वापस करके क्या मतलब आएगा, कोई मतलब नहीं है। सो डोंट रिटर्न द मनी, इट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड इन फुल, इन टोटलिटी। रिटर्न
लिख के रख दो, ऑफ लोन नॉट अलाउड एज डिडक्शन। लेकिन एक चीज है जो अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको सेक्शन के अंदर, कि अगर जैसे प्रॉफिट है, ये तो अभी लोन दिया, लोन को अगर हमने डिविडेंड मान लिया, मान लो कि 5 लाख का लोन था। अच्छा, एक बात और समझा दूं बिफोर आई गो ऑन टू दैट पॉइंट, कि कौन से शेयर होल्डर को लोन दिया तो उसको डिविडेंड मानेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात जानने की है। वो शेयर होल्डर जिसके पास इस कंपनी के 10% इक्विटी शेयर्स हो, विच गिव हिम द वोटिंग राइट। और सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होने से भी नहीं चलेगा, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर तो होना ही है उसको, साथ में बेनिफिशियल राइट्स भी उसके पास होने चाहिए। मीन्स ही शुड बी अ रजिस्टर्ड प्लस बेनिफिशियल राइट्स, यानी अपने आप में वो शेयर होल्डर होना चाहिए। अब जैसे कि एचयूएफ का होता है, एचयूएफ अपने कर्ता के नाम से शेयर्स लेता है, तो कर्ता के नाम पे शेयर रजिस्टर होंगे, लेकिन कर्ता को बेनिफिशियल राइट्स है क्या? नहीं, तो फिर वो इसमें नहीं आएगा। इसमें वही शेयर होल्डर आएंगे जो रजिस्टर्ड भी है और साथ में उनके पास बेनिफिशियल राइट्स भी है। जैसे फारूक हक इज अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ फारूक हक क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड एज वेल एज ही हैज द बेनिफिशियल राइट्स। वो शेयर मेरे ही है और मेरे ही है, मेरे ही राइट में है। आई एम दी होल्डर, मेरा ही नाम और मेरे ही बेनिफिट, तो फिर ये सेक्शन लगेगा। ओके, और 10% होने चाहिए। अगर 10% से कम है तो फिर ये सेक्शन नहीं लगेगा। तो छोटा मोटा कोई चिल्लर शेयर होल्डर है अपना, उसको 1% शेयर है, उसको लोन दिया, डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। किसके लिए माना जाएगा? जिसके पास कंपनी के 10% इक्विटी शेयर्स कम से कम हो। ठीक है, फिर और एक पॉइंट है वो समझाता हूं मैं आपको, लेकिन अभी एक पहले दूसरा पॉइंट यहां पर लिख देते हैं कि ये लोन दिया 5 लाख और डिविडेंड मान लिया गया। फिर कंपनी आगे चल के नेक्स्ट ईयर एजीएम में एक्चुअल डिविडेंड अनाउंस करती है। एक्चुअल डिविडेंड अनाउंस हुआ और मेरे नाम से पेएबल टू फारूक हक निकला 8.5 लाख, 8.5 लाख पेएबल निकला, पेएबल। हाँ, तो कंपनी ने क्या किया कि 8.5 लाख पेएबल है, 5 लाख का लोन है ना बंदे का, तो अगर इसमें से उन्होंने 5 लाख लोन अकाउंट में एडजस्ट कर दिया और बचे हुए 3.5 लाख का मेरे को पेमेंट दिया, पेड टू शेयर होल्डर 8.5 में से, तो फिर लॉ में प्रोवाइडेड है कि ये एक्चुअल डिविडेंड में से 5 लाख जब लोन अकाउंट को एडजस्ट कर दिया जाएगा तो ये 5 लाख इस वक्त डिविडेंड नहीं माना जाएगा। यानी फाइनल डिविडेंड भी तो टैक्सेबल है ना, ये डिविडेंड अपने आप में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में आता है। तो इसमें से 5 लाख को हम डिविडेंड नहीं मानेंगे, सिर्फ 3.5 लाख को डिविडेंड मानेंगे और उसको टैक्स करेंगे। 5 लाख को यहां पर टैक्स नहीं करेंगे क्योंकि 5 लाख यहां टैक्स ऑलरेडी हो चुका है। तो वो सेट ऑफ करना है, लेकिन कहां सेट ऑफ करना है? लोन अकाउंट में सेट ऑफ करना है। तो अगर एक्चुअल डिविडेंड पेएबल जब निकला और उसको लोन अकाउंट में एडजस्ट कर दिया तो वो फिर वहां पे माइनस हो जाता है, यानी उसको हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। ठीक है, पॉइंट याद रहेगा? वेरी गुड। और इसी के अंदर एक और पॉइंट है कि ये कंपनी है क्लोजली हेल्ड कंपनी, ये शेयर होल्डर है फारूक हक, और फारूक हक के पास 12% शेयर्स भी है कंपनी के। ठीक है, अब कंपनी अगर इसको लोन देगी तो उसको तो अपन डीम डिविडेंड मानेंगे 222E के अंदर। अच्छा, यही फारूक हक जो है, इसी के पास एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, जिसमें फारूक हक होल्ड्स 30% प्रॉफिट शेयर। तो मैं कौन? जिसके पास कंपनी के 12% शेयर्स है, यानी 10% से ज्यादा, 10 या उससे ज्यादा, और यही शेयर होल्डर के पास इस फर्म में 20% के ऊपर प्रॉफिट शेयर है। तो 20% के ऊपर का प्रॉफिट शेयर होता है तो उसको बेनिफिशियल इंटरेस्ट कहते हैं, यानी फारूक हक हैज बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन दिस फर्म।
या अगर कंपनी है तो 20% इक्विटी शेयर। बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसको बोलते हैं अपन? बेनिफिशियल होल्डिंग या सब्सटैंशियल होल्डिंग, जो भी आप कहो। सब्सटैंशियल होल्डिंग किसको कहते हैं? 20%। तो इसके पास तो 30% है। तो फिर अगर ये कंपनी इस फर्म को अगर लोन देगी, ठीक है, तो उसको भी डीम डिविडेंड माना जाएगा और टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ द फर्म एज डीम डिविडेंड। ठीक है, तो 222E में दो लोग आते हैं, द शेयर होल्डर हु होल्ड्स 10% शेयर्स, या फिर एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। ऐसा नहीं। और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% प्रॉफिट शेयर या 20% वोटिंग पावर, एज ए केस में भी। अगर कंसर्न कंपनी है तो 20% वोटिंग पावर देखते हैं, अगर ये फर्म या एओपी बीओआई या इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी कंसर्न है तो उसमें अपन 20% प्रॉफिट शेयर देखते हैं। आए समझ? तो इस तरह से ये 5 क्लॉजेस है, ABCDE। पूरा लॉजिक समझ में आ गया? अब उसको पढ़ो, बहुत सिंपल है। तो पहले तो वही दिया है कि डीमिंग प्रोविजंस क्रिएट लीगल फिक्शन। डीम्ड डिविडेंड लिखा है ना, तो डीमिंग फिक्शन को लीगल फिक्शन भी कहते हैं। And in reality, the payments are not dividends, but for the purposes of income tax, they are regarded as dividend. The objective is to plug the loopholes in the tax provisions and to check the tax avoidance. Following payments or distributions by a company to its shareholders are deemed as dividends to the extent of accumulated profits of the company. Obviously, ये लॉजिक है इसके अंदर, क्योंकि जो भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसको हम डिविडेंड मान रहे हैं, लेकिन डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है तो फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिविडेंड नहीं माना जा सकता। अब देखो एक एक करके। तो ए क्लॉज, सबसे पहले क्लॉज में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बाय एनी कंपनी, यानी दिस क्लॉज अप्लाइज टू पब्लिक प्राइवेट जो भी है, टू एनी शेयर होल्डर, इक्विटी प्रेफरेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल और एनी पार्ट ऑफ द एसेट्स, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है? एसेट्स। और कितने हद तक इसको हम डिविडेंड मानेंगे? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट, यानी इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट्स, इंक्लूडिंग दैट बोनस वगैरह, पिछला वाला, पुराना वाला। देन बी क्लॉज में क्या आता है? एनी कंपनी टू एनी शेयर होल्डर, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, बोनस में अगर दिए, टू एनी शेयर होल्डर, पहला क्लॉज। इसमें दो क्लॉज आते हैं, दिस इज 1 एंड देन 2, वेदर विथ और विदाउट इंटरेस्ट, और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी क्लॉज बी के अंदर ही आता है। फिर सी में क्या आता है? लिक्विडेशन पे डिस्ट्रीब्यूशन, और डी में क्या आता है? रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ये पूरे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और ई जो है, ई में क्लोजली हेल्ड कंपनी को ही लगता है, सभी कंपनी को नहीं लगता है। क्लॉज ई अप्लाइज ओनली टू क्लोजली हेल्ड कंपनीज। क्लोजली हेल्ड यानी प्राइवेट कंपनीज एंड इवन पब्लिक कंपनीज विच आर नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जो अनलिस्टेड होते हैं और जिसमें गवर्नमेंट वगैरह कभी कोई होल्डिंग नहीं रहता, 2 4 10 15 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई है, तो उसको क्लोजली हेल्ड कहते हैं। शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है। इक्विटी प्रेफरेंस, एडवांस और लोन उसको दिया, आगे मनी करके लिख दो, इसका लॉजिक भी मैं आपको अभी समझाता हूं। टू अ शेयर होल्डर हु इज बेनिफिशियल ओनर, शेयर होल्डर यानी कि रजिस्टर्ड तो है ही वो, हु इज अ बेनिफिशियल ओनर यानी उसके पास बेनिफिशियल राइट्स भी है, ऑफ इक्विटी शेयर्स होल्डिंग 10% और मोर वोटिंग पावर, और एनी कंसर्न यानी वही दूसरी जो फर्म वगैरह है, in which such shareholder is a member or a partner and in which he has a substantial interest यानी कि 20%,
or payment by any such company on behalf of or the individual benefit of such shareholder. तो ये भी एक पॉइंट उसमें रहता है कि लोन जो है, तो लोन अपन ने शेयर होल्डर को दिया, जैसे मैं शेयर होल्डर हूँ, कंपनी ने मेरे को लोन दे दिया, तो वो भी टैक्सेबल है। और मेरे बिहाफ में कोई पेमेंट्स किए, मेरे को मेरे कॉलेज की फीस भरनी थी, कंपनी ने भर दी, मेरे को कुछ खर्चे करने थे, कंपनी ने कर दिए, मेरे को फॉरेन टूर पे जाना था, कंपनी ने पैसे दे दिए, तो वो भी टैक्सेबल है एज डीम डिविडेंड। तो लोन या फिर कोई खर्चे ऐसे कि जो शेयर होल्डर के है, वही 10% शेयर होल्डर और कंपनी ने उसके बिहाफ में किए। और यहां पर टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता है, यहां ब्रैकेट में लिख दो नॉट इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट्स। इसका लॉजिक मत पूछना, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, वो भूल गए शायद लिखना। यहां पे नॉट इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट होता है, यानी यहां पे जो रिस्ट्रिक्शन है टू द एक्सटेंट ऑफ, वो सिर्फ जो अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस दिख रहे हैं सिर्फ उतना ही लेना है। इसमें पुराना जो बोनस शेयर्स वगैरह है जो कैपिटलाइज हो चुका है उसको कंसिडर नहीं करना है। ओके, ये 5वें वाले क्लॉज में। तो एबीसीडी में इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट आता है, ई में एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट आता है। तो ये 5 क्लॉज हुए। फिर एक्सेप्शंस में देखो, एक्सेप्शंस में कई सारे पॉइंट्स है कि जहां हम उसको डिविडेंड नहीं मानेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या है देखो, पहले पॉइंट में लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज सी एंड डी। सी एंड डी यानी लिक्विडेशन या रिडक्शन in respect of non-participating preference shares issued for full cash consideration। यानी कंपनी ने पहले प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए तो पैसा लिया और बाद में उसको रिडीम किया। रिडीम चाहे लिक्विडेशन पे हो या रिडक्शन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज आल्सो काइंड ऑफ रिडक्शन। तो क्या उसको भी अपन टैक्स करेंगे क्या? प्रेफरेंस शेयर जो नॉर्मली कंपनी इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर्स पैसा लेकर के, फुकट वाले नहीं, पैसा लेकर के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, बाद में उसको रिडीम किए, तो रिडेम्पशन को वापस से डिविडेंड मानेंगे क्या? वापस से यानी नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स है उसको रिडीम किया तो रिडेम्पशन को क्या डिविडेंड मानेंगे? नहीं, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड। लेकिन कंडीशन ये है कि फुल कैश कंसिडरेशन वाले होने चाहिए। अगर ये वो फुकट वाले हैं, बोनस में दिए हुए प्रेफरेंस शेयर्स है और उसको रिडीम करेंगे तो उसको डिविडेंड माना जाएगा, याद रखो। लेकिन फुल कैश कंसिडरेशन वाले प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसका जो रिडेम्पशन होगा बाद में, उसको हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। सेकेंडली, एनी एडवांस और लोन, ये क्लॉज ई वाले के लिए एक्सेप्शन है। एनी एडवांस और लोन मेड टू अ शेयर होल्डर or the said concern by a company in the ordinary course of its business where the lending of money is the substantial part of the business of the company। ये जो क्लॉज ही अभी हमने देखा ना, जिसमें लोन दिया तो लोन देने को हम डिविडेंड मानते हैं। अरे लेकिन कंपनी का अगर बिजनेस ही मनी लेंडिंग का है, कंपनी का काम ही बैंकिंग मनी लेंडिंग का है, मुथूट फाइनेंस, तो वो अपने शेयर होल्डर को अरे दुनिया को लोन दे सकते तो क्या अपने शेयर होल्डर को नहीं दे सकते क्या? देंगे ना। लेकिन इट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे सबको देते वैसे अपने शेयर होल्डर को दिया, तो उसको डिविडेंड नहीं मानेंगे। देन डिविडेंड पेड बाय कंपनी विच इज सेट ऑफ, ये सेट ऑफ का मैंने आपको समझा दिया था। सेट ऑफ बाय कंपनी अगेंस्ट द होल और पार्ट ऑफ द सम प्रीवियसली पेड बाय इट और ट्रीटेड एज डिविडेंड अंडर क्लॉज ई। यानी पहले लोन दिया था, लोन को क्लॉज ई में डिविडेंड मान चुके हैं, और अब कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही है तो उसको क्या किया उन्होंने? सेट ऑफ अगेंस्ट दैट लोन। ठीक है, तो टू द एक्सटेंट टू विच इट इज सो सेट ऑफ। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था 8.5 लाख देना है, 5 लाख हमने लोन अकाउंट में सेट ऑफ कर दिए, तो 5 लाख को डिविडेंड नहीं मानेंगे, उसके ऊपर का जो 3.5 लाख है जो हमने फिर उसको कैश में दिया वो डिविडेंड माना जाएगा। एंड फोर्थ इज एनी पेमेंट मेड बाय कंपनी ऑन परचेज ऑफ ओन शेयर्स। ये भी आपको समझाया था, इसको कहते हैं बाई बैक। बाई बैक इज एन एक्सेप्शन, बाई बैक में कोई डिविडेंड नहीं माना जाता। And last is demerger, distribution of shares pursuant to demerger by a resulting company to the shareholders of the demerged company।
whether or not there is a reduction of capital in the demerged company. डीमर्ज कंपनी जो डीमर्ज होता है ना, तो अपन वहाँ से जो रिजल्टिंग कंपनी के कंसिडरेशन कैसे मिलता है, शेयर्स, वो शेयर्स हम अपने शेयर होल्डर में बांट देते हैं। ये डीमर्जर में कैसे होता है, ये अपन ने कैपिटल गेन में पढ़ा था ना। हाँ, वैसे तो याद होगा, लेकिन एक बार फिर समझा दूँ। ये डीमर्ज कंपनी है, तो डीमर्ज कंपनी के मान लो 10,000 शेयर्स थे जो अलग अलग लोगों के पास थे। अब इसने क्या किया कि पार्ट ऑफ नेटवर्थ रिजल्टिंग कंपनी को दे दिया। तो जब पार्ट ऑफ नेटवर्थ वो रिजल्टिंग कंपनी को दे देता है, तो ये शेयर्स का जो टोटल वैल्यू होता है, शेयर्स तो उतने रहते हैं, लेकिन इसका वैल्यू मान लो कि पहले 6,000 करोड़ था, उसमें से अपन ने ये जो नेटवर्थ देखो यहाँ से यहाँ चले गया, वो 3,000 का गया, तो इसका वैल्यू कितना बचेगा, 3,000 ही बचेगा ना, रिमेनिंग वैल्यू। तो जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू है, शेयर्स उतने ही रहते हैं लेकिन वैल्यू कम हो जाता है, इंट्रिकेट वैल्यू कम हो जाता है शेयर्स का, और उसके बदले रिजल्टिंग कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी। तो वो अपने शेयर्स फिर इसको इशू करती है। ये कैपिटल गेन में फिर सब हमने पढ़ा था। तो सवाल ये आया कि इसको ऐसा मानेंगे क्या कि डीमर्ज कंपनी ने अपने शेयर्स की वैल्यू को कम करके उनको इतना पैसा अलग से बांट दिया। पैसा तो नहीं आता, वैसे शेयर्स आते हैं, ठीक है, इन काइंड बांट दिया, तो इसको डीम डिविडेंड मानेंगे क्या? नहीं, इसको डिविडेंड नहीं मानेंगे। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड, नॉट डीम डिविडेंड। तो ये शेयर्स जो उनको मिल रहे हैं उसको डिविडेंड नहीं मानेंगे। और फिर एक्सप्लेनेशन 2 में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है, वो तो सिंपल है, वो नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया ऊपर कि ABCD के अंदर shall include all profits of the company up to the date of distribution or payment referred to in those sub clauses, and for clause C shall include all profits of the company up to the date of liquidation। ये सिंपल है, लिक्विडेशन वाला केस है ना, तो अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन जो है वो अपन लेते हैं, उसके बाद का नहीं लेते हैं, ऐसा कहने का मतलब अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन, यानी अप टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप यू कैन से। तो इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वहाँ पे फिर एक प्रोविजो भी है कि अगर ये लिक्विडेशन जो है वो कंपलसरी एक्विजिशन की वजह से हो रही है, compulsory acquisition of its undertaking, यानी business by the government or any corporation owned or controlled by the government under any law for the time in force, it will not include the profits of the company prior to 3 successive previous years immediately preceding the previous year in which such acquisition took place। अब ये एक एक्सेप्शन है, इसमें क्या है कि एक कंपनी है जो लिक्विडेशन में गई, लेकिन लिक्विडेशन के वक्त जो उसका पास प्रॉफिट है वो प्रॉफिट सिर्फ उस साल का थोड़ी रहेगा, ये तो जिस साल में लिक्विडेशन हुआ उसका भी है थोड़ा सा, फिर उसके पहले के 1 2 3 साल के भी है कुछ प्रॉफिट्स उसके अंदर, और उसके पहले के भी होंगे ना, अर्लियर पीरियड, अर्लियर ईयर्स। तो मान लो टोटल प्रॉफिट अभी 100 है, जिसमें से 5 तो करंट ईयर का है, 15 पिछले 3 साल का है, और बाकी जो 80 है वो उसके पहले सालों का है। तो 80 पहले वालों का है, फिर ये 15 इस साल का है, 5 इस साल का, तो इस तरह से टोटल 100 हुआ। अब ये लिक्विडेशन क्यों हुआ? बिकॉज जो कंपनी का बिजनेस है वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, गवर्नमेंट ने हमारा अंडरटेकिंग टेक ओवर कर लिया कंपलसरीली। अब हमारे पास कोई बिजनेस ही नहीं रहा, बिजनेस ही नहीं रहा तो करेंगे क्या, कंपनी को लिक्विडेट कर देते हैं, तो कंपनी लिक्विडेशन में गई। तो हालांकि टोटल आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 100 है, हम डिविडेंड कितने को मानेंगे? ओनली 20। सो डीम डिविडेंड विल बी ओनली 20, सिर्फ इस साल और उसके पहले के 3 साल का ही प्रॉफिट लिया जाएगा, उसके पहले का नहीं, यानी 80 जो है उसको डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। तो वो ये प्रोविजो कहता है। फिर 2A में लिखा है, एक्सप्लेनेशन 2A कि इन केस ऑफ एन अमालगमेटेड कंपनी the accumulated profits whether capitalized or not or loss as the case may be shall be increased by the accumulated profits whether capitalized or not of the amalgamating company on the date of amalgamation। यानी अमालगमेटिंग में अमालगमेटिंग कंपनी के जो प्रॉफिट्स हमने टेक ओवर किए
उसको भी फिर अमालगमेटेड कंपनी के प्रॉफिट्स में ऐड किया जाएगा। तो ये कब होता है? जब अमालगमेटेड कंपनी लेटर ऑन को एसेट वैसेट बांटेगी तो उसमें अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो अमालगमेटेड कंपनी के प्रॉफिट में जो अमालगमेटिंग कंपनी का था जो टेक ओवर किया उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। सिंपल। एंड एक्सप्लेनेशन 3 में दिया है कि वो 20%, वो तो सबको मालूम है। कंसर्न मीन्स HUF और फर्म एसोसिएशन एंड सो ऑन सो। अनएक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी डिफाइन किया है कि उसके कुछ रूल्स हैं। ये सब केस लॉ बेस है, अलग अलग, ये लॉ में नहीं लिखा कहीं। पुराने बहुत सारे केस लॉज में से डिराइव पॉइंट्स है ये कि इट इंक्लूड्स ऑल प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट and up to the date of liquidation in case of liquidation. Accumulated profits include tax free income, there is agriculture income. तो प्रॉफिट में टैक्स फ्री इनकम जो है वो भी इंक्लूड की जाती है। वैसे ये तो नॉर्मल पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखो। इवन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर एक कंपनी है जिसका प्योर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस का बिजनेस है, प्योर एग्रीकल्चरल और कुछ नहीं है, तो इनकम टैक्स में तो वो कंपनी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी पूरी तरह से, क्योंकि उसकी पूरी इनकम ही एग्रीकल्चर इनकम है। तो सेक्शन 10(1) में पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट। अब उस प्रॉफिट से अगर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे तो क्या वो डिविडेंड टैक्सेबल होगा? तो आंसर है यस, डिविडेंड इज स्टिल टैक्सेबल। सो डिविडेंड डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉफिट्स। आए समझ में? प्रॉफिट का नेचर एग्रीकल्चर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। Then accumulated profits are computed on the basis of commercial profits and not on the basis of assessed income. Commercial profits यानी कि as per P&L account, profit and loss account जो अपना बनता है उसके हिसाब से जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट होता है, उसमें से अपन डिविडेंड मानते हैं, assessed income से नहीं। तो assessed income may be less, may be more than your P&L account profit, but for dividend calculation we'll consider P&L account profit. Then accumulated profits include general reserves, investment allowance reserves. Unaccumulated profits do not include provision for taxation and dividends and depreciation reserve. Depreciation reserve वगैरह जो होते हैं ना, या provision for tax, उसको consider नहीं करते। Accumulated profits include capital profits also. Unaccumulated profits include capital profit, bonus share issue only in case of क्लॉज A to D। बोनस शेयर वाले केस में अपन इंक्लूड करते हैं। कैपिटलाइज प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर E, ये हमने देखा ही। फिर देखो एक सर्कुलर है, ये सर्कुलर बड़ा काम का है। ट्रेड एडवांसेस, ये क्लॉज E के लिए सर्कुलर है 222E, और इसीलिए मैंने 2-4 बार आपको वहां जब भी E समझाया मैंने, हाँ, तो मैंने वहां क्या कहा आपको? मनी लिखो, मनी मनी मनी, लोन मनी, लोन मनी लिखा ना, तो उसी के लिए लिखा, क्योंकि देखो सर्कुलर क्या कहता है कि अगर जैसे देखो फारूक है, मेरा एक बिजनेस है, इंडिविजुअली मेरा एक बिजनेस है, मान लो कंस्ट्रक्शन बिजनेस, और मेरी कंपनी है और कंपनी को कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, तो उनको सीमेंट स्टील वगैरह चाहिए, मैं कहता मैं ही सप्लाई करता ना, बाहर से खरीदने की जगह मेरे से ही खरीदो, मैं शेयर होल्डर कंपनी का। तो कंपनी ने मेरे को एडवांस दिया फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल और फॉर मे बी सप्लाई ऑफ एसेट्स, तो एडवांस दिया मेरे को। तो वो जो एडवांस है फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल और एसेट्स और सर्विसेज, कुछ भी इन द नेचर ऑफ बिजनेस, वो एडवांस को भी क्या अपन डीम डिविडेंड मानेंगे? नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट है यहां सर्कुलर में पूरा एक्सप्लेन किया है कि अगर ये पैसा बिजनेस एडवांस है, कोई बिजनेस डील के अंदर एडवांस दिया गया है, तो उसको डिविडेंड नहीं माना जाएगा। यहां जो एडवांस लिखा है वर्ड, वो लोन के नेचर का है। तो लोन मींस लोन इन मनी। अगर कंपनी मेरे को लोन पैसे का देता है, पैसा दिया लोन के नाम पे, तो उसको डिविडेंड माना जाता है, नॉट एज एडवांस
for supply of goods or even services. तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर है. तो पहले तो एक्सप्लेनेशन है पूरा, तो वो आपको मालूम है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ से देखो सेकेंड पैरा से. The CBDT observed that some courts in the recent past have held that trade advances in the nature of commercial transactions would not fall within the ambit of 222E, and such views have attained finality. Finality यानी कोर्ट का ओपिनियन फर्म हो गया है कि ट्रेड एडवांसेस को डिविडेंड नहीं माना जाना चाहिए. तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कोर्ट ने कहा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो उसको एक्सेप्ट करते हुए फिर ये सर्कुलर उन्होंने इशू किया. तो उसमें कुछ इलस्ट्रेशंस भी उन्होंने दिए हैं. पहला है कि एडवांसेस वर मेड बाय कंपनी टू अ सिस्टर कंसर्न एंड एडजस्टेड अगेंस्ट द ड्यूज फॉर जॉब वर्क डन बाय सिस्टर कंसर्न. तो सिस्टर कंसर्न को जॉब वर्क करके दे रहा है मेन कंपनी को, तो उसके लिए उसको एडवांस दिया. तो ये किस नेचर का हुआ? बिजनेस नेचर का हुआ ना, तो इसको अपन डिविडेंड नहीं मानेंगे. तो उसका केस भी दिया है, क्रिएटिव डाइंग एंड प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड. Then advance was made by company to its shareholder for installation of plant and machinery. Plant and machinery को इंस्टॉल करने के लिए एडवांस दिया. ये भी वही है, ट्रेड की नेचर का है, तो उसको भी नहीं मानेंगे. फिर एक केस है कि फ्लोटिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट was given by company to its sister concern against the use of electricity generators belonging to sister concern. सिस्टर कंसर्न के जनरेटर्स है, उसको यूज़ किया, यूज़ करने के लिए उसको पैसा दिया. तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करके क्रिएट किया कि आपके लिए है, तो उसको भी नहीं लेंगे क्योंकि वो भी बिजनेस नेचर का है. और फिर लिखा है कि इन व्यू ऑफ द अबाउ द सीबीडीटी हैज बाय दिस सर्कुलर clarified that it is a settled position that trade advances which are in the nature of commercial transactions would not fall within the ambit of 222E, and therefore the same would not be treated as deemed dividends. Simple. फिर आखिरी में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, वैसे तो खुद पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल है. हर एक क्लॉज पे एक छोटा छोटा एग्जाम्पल है. पहले वाले तो बहुत सिंपल है, क्लॉज ए वाले कि एस लिमिटेड परचेजेस शेयर्स इन जी लिमिटेड. एस के पास जी के शेयर्स. इन ऑगस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एस लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड दीज शेयर्स. तो ये शेयर्स क्या है? इन्वेस्टमेंट यानी एसेट. इन स्पीसी यानी इन काइंड टू शेयर होल्डर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 लाख एंड रिजर्व्स वर 11 लाख. तो क्या होगा? 10 लाख को डीम डिविडेंड माना जाएगा. सिंपल. विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड. फिर बी क्लॉज का एक एग्जांपल है कि मिस्टर एस होल्ड्स 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच इन द कंपनी. कंपनी हैड रिजर्व्स वर्थ 50 lakhs. आउट ऑफ दीज रिजर्व्स इट इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:4. यानी किसको बोनस दिया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस दिया, तो उसको डीम डिविडेंड मान लेंगे. मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स वाज 116 पर शेयर, तो उसको डीम डिविडेंड मानेंगे, है ना. तो 1:4 यानी कि 500 शेयर्स उसको दिए. 2000 है तो 2000 पे 500 दिए, तो 500 दिए तो उसको 500 शेयर इंटू 116 करना पड़ेगा. 500 इंटू 116, 58,000 विल बी डीम्ड एज डिविडेंड. फिर सी का एग्जांपल तो अपन ने कैपिटल गेन में देख ही लिया था. फिर डी का भी एक एग्जांपल दिया है कि हैड इशूड बोनस शेयर्स टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स. Subsequently, company has reduced its share capital and has refunded rupees 5 per share to shareholders. The amounts received by the shareholders will be considered to be dividend. है ना, लिक्विडेशन पे. और ये रिडक्शन पे, तो रिडक्शन पे भी डीम डिविडेंड आएगा. फिर सब क्लॉज ई है, ये बड़ा काम का, इस पे क्वेश्चन आते एग्जाम में, और इसके एक दो एग्जांपल अच्छे समझ लो. XYZ Limited is a company in which public are not substantially interested. And यानी कि क्लोजली हेल्ड कंपनी. पब्लिक आर नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, ये वर्ड आया ना, तो इसका मतलब होता है क्लोजली हेल्ड कंपनी. ओके. एंड मनी लेंडिंग इज नॉट अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ कंपनीज बिजनेस. क्योंकि अगर मनी लेंडिंग सब्सटैंशियल पार्ट हो तो फिर डीम डिविडेंड नहीं आता ना, फिर एक्सेप्शन लग जाता है. तो यहाँ इसलिए लिखा है कि मनी लेंडिंग उसका बिजनेस नहीं है.
होगा भी तो छोटा होगा, नॉट सब्सटेंशियल पार्ट. फॉलोइंग आर द शेयर होल्डर्स एंड देयर इंटरेस्ट इन वेरियस कंसर्न्स. तो ये अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स है और ये वो कंसर्न्स है जिनमें उनका कुछ कुछ इंटरेस्ट है. तो क्योंकि दो कॉन्सेप्ट देखने पड़ते ना, अगर लोन इनको दिया गया तो भी डिविडेंड आता है, और लोन अगर ये कंसर्न्स को दिया गया जिनमें हमारे शेयर होल्डर जिनके पास 10% है वो अगर वहां सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करे तो फिर उसको भी डीम डिविडेंड माना जाता है. तो इसलिए इनका शेयर होल्डिंग दूसरे कंसर्न्स में कितना है वो भी दिया हुआ है. वो तो अपन क्वेश्चन देख करके फिर चेक करेंगे. अब ये टेबल को कुछ मत पढ़ो, सिर्फ दिया हुआ है. शेयर होल्डर्स एक बात देख लो कौन कौन है. एक्स है, वाई है, जेड है. जेड है जो कि सन ऑफ एक्स है, ठीक है भाई. पी क्यू आर शेयर्स हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ आर एच यू एफ. तो ये आर जो है, देखो ये आर क्या है कि वो रजिस्टर्ड होल्डर तो है बट नॉट अ बेनिफिशियल होल्डर. बेनिफिशियल राइट्स उसके पास नहीं है, तो ही इज नॉट अ बेनिफिशियल होल्डर. आर जो है वो बेनिफिशियल होल्डर नहीं है, और आर एच यू एफ जो है वो बेनिफिशियल होल्डर है लेकिन वो रजिस्टर्ड होल्डर नहीं है. देखो इंटरेस्टिंग है यार, आर पर्सन जो है करता होगा शायद, वो रजिस्टर्ड होल्डर है लेकिन बेनिफिशियल होल्डर नहीं है, और जो एच यू एफ है वो बेनिफिशियल होल्डर है क्योंकि पैसा उसका इन्वेस्ट हुआ है लेकिन वो रजिस्टर्ड होल्डर नहीं है. तो अगर आर को लोन देंगे तो भी डीम डिविडेंड में नहीं आएगा, और अगर एच यू एफ को लोन देंगे तो भी डीम डिविडेंड में नहीं आएगा. दोनों डीम डिविडेंड में नहीं आएंगे क्योंकि एक रजिस्टर्ड है बेनिफिशियल नहीं है, दूसरा बेनिफिशियल है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है. तो दोनों सेक्शन के बाहर है. एंड देन अदर्स, नन ऑफ देम होल्ड अबव 1% शेयर इन एनी कंपनी. ठीक है भाई, ओके. अब ये अपनी कंपनी है XYZ लिमिटेड, दिस इज अस. तो उसमें किसका कितना इंटरेस्ट है वो भी देख लो. एक्स है 7%, 10 से कम है, लेस देन 10. वाई का है 8, अगेन लेस देन 10. जेड है 36, मोर देन 10. तो जेड को अपन पकड़ेंगे. जेड को अगर लोन दिया तो डीम डिविडेंड माना जाएगा. पी 9 वाला है, क्यू 11, क्यू भी देखो 10 के ऊपर है, और आर के पास 15 है लेकिन उसको कंसिडर नहीं करेंगे. जैसे मैंने कहा कि रजिस्टर्ड है तो बेनिफिशियल नहीं है, बेनिफिशियल है तो रजिस्टर्ड नहीं है. और अदर्स जो है उनके पास 14 है लेकिन यहाँ लिखा है कि 1% से ज्यादा किसी एक के पास नहीं है, यानी सबके पास 10-10 से कम ही है. तो ठीक है, दीज आर ऑल लेस देन 10. तो अपने को बेसिकली दो लोगों से मतलब है, जेड एंड क्यू. जेड एंड क्यू, इन दोनों को अगर लोन देंगे तो डीम डिविडेंड आएगा, या ऐसी कंसर्न जहां इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. तो जेड फिर कहां कहां पे होल्डर, देखो यहां पे है लेकिन 19 है तो दिस इज नॉट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और दूसरा बी लिमिटेड है लेकिन 17 है, वो भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है. क्यू है, क्यू का यहां 26 है तो यस दिस कंसर्न विल बी कवर्ड, लेकिन दूसरे में तो 8 ही है तो ये कवर नहीं होगा क्योंकि 20 से कम है. तो देखो तीन लोगों को अब अगर लोन दिया गया तो वो डिविडेंड माना जाएगा. जेड को दिया एज अ पर्सन, या फिर क्यू को दिया, या फिर ए लिमिटेड. ए लिमिटेड जिसमें क्यू का 26% होल्डिंग है. आया समझ में? तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं अब इसके. डिस्कस इन दी फॉलोइंग केसेस लोन गिवन टू शेयर होल्डर बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड और नॉट. तो पहला केस है, XYZ Limited gives a loan of 10,000 to RHUF, only a beneficial holder, तो no, not covered. Second, gives a loan of 11,000 to R, ये भी कवर नहीं होगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड है लेकिन वो बेनिफिशियल नहीं है. Then Z Limited gives a loan to A Limited. A Limited कौन है? ये A Limited है, करेक्ट. तो ए लिमिटेड को दिया तो आएगा क्या? यस, क्योंकि ये क्यू जो है जिसका अपनी कंपनी में 11% है उसका वहां पे 26% है, तो यस ए लिमिटेड को अगर लोन दिया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड.
treated as deemed dividend. Then XYZ Limited gives a loan of 15,000 to B Limited. No, B Limited को दिया क्योंकि अपने कोई भी ऐसे शेयर होल्डर नहीं है जिनका हमारे में 10 हो और वहां 20 हो, ऐसा कोई भी नहीं है, तो नॉट डीम डिविडेंड. और आखिरी में सपोज इन द अबव केस X डाइज एंड बाय वर्च्यू ऑफ हिज विल 8% इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड टू हिज सन Z. देखने दो, X मर गया बोलता है. चलो X को देखते हैं, X कौन है यार, यहाँ ये X है, देखो X मर गया. तो X का देखो यहाँ 8% होल्डिंग है. ये अगर उसके सन Z के पास चला जाए तो Z का होल्डिंग फिर कितना हो जाएगा, 17 प्लस 8 जो यहाँ से आएगा, तो 17 प्लस 8 20 के ऊपर चले जाएंगे ना, 25 हो जाएगा ना. यस, तो फिर ये जो क्रॉस था ये टिक मार्क हो जाएगा. तो एक शेयर होल्डर Z जिसका अपने में 36 है उसका वहां 25 हो गया. सो देन दिस कंपनी विल ऑल्सो बिकम covered by 222E. तो फिर उसको डीम डिविडेंड मानेंगे. हाँ, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. Clarity of logic is utmost importance. फिर देखो और एक क्वेश्चन है कि X प्राइवेट लिमिटेड यानी वो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, gives the following details for the accounting year. Paid up share capital is divided into shares of 10 each. X, Y, Z and A are registered shareholders, each holding 10,000 equity share fully paid up. 10 रुपए का एक शेयर है, इन सब के पास 10,000 इक्विटी शेयर है फुल्ली पेड अप. ठीक है, 10,000 फुल्ली पेड अप, 10,000 इंटू 10 कितना हुआ, 1 लाख के सबके पास. Reserves and surplus accumulated profits on April 1 of the previous year were 40 lakhs. 40 लाख के रिजर्व्स एंड सरप्लस. फिर करंट ईयर सरप्लस वाज 10 लाख, करंट ईयर का और 10 लाख था. करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 1 लाख. करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस 1 लाख की है. Fixed assets consisted of only one item, that is office building at cost of 11 lakh. Preliminary expenses not written off at the year end were 40,000. Current assets on the last day of the previous year amounted to 30 lakhs. Loans and advances granted in the year and outstanding at the year end were 13,60,000. They included trade deposit of 1 lakh given to X. Trade deposit of 1 lakh given to X. ट्रेड डिपॉजिट को अपन मानते क्या, नहीं, इट इज नॉट कवर्ड बाय 222E. अब भी हमने देखा सर्कुलर भी है, ट्रेड डिपॉजिट को टैक्स नहीं करते, उसको डिविडेंड नहीं मानते. सेकेंड, लोन ऑफ 3 lakhs गिवन टू Y ऑन January 10, 17 आउट ऑफ विच 1 lakh वाज रीपेड बाय हिम. 3 लाख का लोन दिया Y को, तो उसको डिविडेंड मानेंगे. उसमें से 1 लाख बंदे ने रीपे कर दिया, तो रीपे किया तो माइनस होता है क्या, नहीं, रीपेमेंट इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन, तो ये 3 लाख को डिविडेंड मान लेंगे. देन लोन ऑफ 3 लाख गिवन टू मिसेस जेड एट द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ जेड. मिसेस जेड शेयर होल्डर है क्या, नहीं, लेकिन जेड के कहने पर दिया ना, तो इसको कोर्ट ऐसा बोलता है कि ऐसा समझो कि जेड को ही दिया. मिसेस जेड अपने आप ये लोन नहीं ले रही, मिस्टर जेड के कहने पे दिया जा रहा है. सो इट इज एज गुड एज लोन गिवन टू मिस्टर जेड एंड देयरफॉर दिस विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड. एंड लोन ऑफ 4 lakh टू AHUF हु इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ ए. तो ये तो लास्ट क्वेश्चन में ही देगा, AHUF को दिया लेकिन वो रजिस्टर्ड होल्डर नहीं है, तो वो कवर नहीं होगा. और ए रजिस्टर्ड होल्डर है लेकिन बेनिफिशियल होल्डर नहीं है, तो इसलिए इसको डीम डिविडेंड अपन दोनों हाथ में नहीं मान सकते, HUF के हाथ में भी नहीं, ए के हाथ में भी नहीं. डिस्कस द इम्प्लीकेशंस, तो वही है. पूरे पॉइंट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए. और जुडिशियल रूलिंग्स में देखो वही दिया है, पहला पॉइंट,
कि ओनली रजिस्टर्ड शेयर होल्डर विल बी कवर्ड, जिसके पास बेनिफिशियल राइट्स भी हो, यानी कि ही शुड बी रजिस्टर्ड प्लस बेनिफिशियल, दोनों होना चाहिए। तो वो लिखा है कि अंडर क्लॉज ई द वर्ड शेयर होल्डर रिफर्स टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर एंड नॉट मियरली अ बेनिफिशियल ओनर। जैसे एचयूएफ, तो एचयूएफ कवर नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ बेनिफिशियल होता है, वो रजिस्टर्ड नहीं होता। Of a share, and hence loan granted to a beneficial owner of shares who is not a registered shareholder cannot be regarded as dividend. और दूसरा पॉइंट है, there is nothing under E of 222 to restrict the dividend to that portion of accumulated profits which corresponds to assessee shareholding in the capital of the company. Interesting point है, कंपनी का रिजर्व 40 लाख है, ठीक है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास सिर्फ 20% शेयर्स है और ये पूरा 40 लाख का लोन उसको दे दिया, तो फिर डिविडेंड कितना माना जाएगा? क्या आप ये कह सकते हैं कि देखो मैं तो 20% शेयर होल्डर हूं, ये कंपनी का टोटल रिजर्व्स है, तो उसका 20% मेरा है राइट, तो आप उतना ही मेरे हाथ में डिविडेंड मानो? तो कोर्ट कहता है नहीं, ऐसा कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आपका लोन 40 लाख है और कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स 40 लाख है, तो पूरा 40 लाख आपके हाथ में डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू योर शेयर, ठीक है। और आखिरी है कि where the assessee shareholder having business of his own was transacting business with company and the account of the company and the account of the assessee in the company always showed a debit balance, it was held that the said debit balance would amount to loan from the company to the assessee. तो जैसे अपन ने ऊपर में देखा था ना कि ट्रेड एडवांस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड, वो तो ठीक है, लेकिन प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि ट्रेड के लिए है। अगर ऐसा केस है कि हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है तुम्हारा, हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस, ठीक है तुम थोड़ा बिजनेस इधर उधर करते हो लेकिन कंप्लीट डेबिट बैलेंस ही चलते रहते, साल के शुरू में से डेबिट बैलेंस चलते आ रहा है, डेबिट बैलेंस चलती ही रहता। सो देन द कोर्ट सेज दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू लोन, दिस इज इक्विवेलेंट टू लोन। कभी तो सेट ऑफ होना चाहिए ना, अगर ट्रेड है तो भैया कंपनी ने तुमको एडवांस दिया, फिर तुमने एसेट सप्लाई कर दिया तो लोन स्क्वायर ऑफ हो गया, एडवांस बिकम्स निल, फिर कुछ मिला फिर दिया तो निल तो होना चाहिए कभी ना कभी। अगर निल हो ही नहीं रहा है तो उसको लोन मान लिया जा सकता है। सो गाइस दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डिविडेंड। इंटरेस्टिंग ना, 3 बार अच्छे से पढ़ के रखो इसको, क्वेश्चन आने के चांस रहते एग्जाम में। और अब ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है तो यहाँ हम ब्रेक लेंगे और इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी है और फिर एक बड़ा पॉइंट आएगा गिफ्ट का, तो उसमें फिर थोड़ा टाइम लगेगा। उसके पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है तो वो भी हम देख लेंगे। और वो एक बार हो गया तो फिर उधर जो डिडक्शन के सेक्शन है 57, 58 वो तो बहुत चिल्लर है, वो फटाफट हो जाएंगे। ओके चलो लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक।